इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 161। सिस्टम अधिसूचना ने राज मेहरा को उत्साहित कर दिया। अरे, ये भी काम करता है। अपनी बेटी के बालों को बन में बांधने में मदद करने के बाद उसने एक उच्च श्रेणी की संत श्रेणी की साधना तकनीक प्राप्त की। सिस्टम के पुरस्कार वास्तव में असाधारण थे। सिस्टम के स्पष्टीकरण के अनुसार दिव्य हाथी की प्रबल शक्ति एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तकनीक थी। इस साधना तकनीक के बारे में अफवाह थी कि इसे प्राचीन सर्वोच्च प्राणी कृष्ण ने बनाया था। जब कोई महान महारत हासिल करता है तो वह शरीर में 10 अरब मार्शल आर्ट कणों को सक्रिय कर सकता है। प्रत्येक कण में एक दिव्य हाथी की शक्ति होती है। जैसे ही उसने थूका, उसने पहाड़ों और नदियों को उलट दिया। एक भयंकर गर्जना के साथ तारे गिर गए। जैसे ही उसने अवशोषित किया, सब कुछ शांत हो गया। सिस्टम द्वारा पुरस्कृत साधना तकनीक पहले से ही महान महारत क्षेत्र में है। यह मेरे शरीर में स्टारफील्ड को पूरक करेगा और मेरी वर्तमान क्षमता को अधिकतम करेगा। राज मेहरा की आंखों में उत्साह का भाव झलक रहा था। महान संत क्षेत्र में उन्होंने अपने डेंटियन में पहले से ही एक रहस्यमयी तारा क्षेत्र स्थापित कर लिया था। इस आकाशगंगा में यह एक ऊर्जा रिसीवर की तरह था जो दुनिया से दाव शक्ति को अपनी शक्ति में बदलने के लिए अंतहीन रूप से अवशोषित करता था। जहां तक दिव्य हाथी की प्रबल शक्ति की बात है, यह उनके शरीर से शुरू हुई और उनके शरीर में छिपी शक्ति को सक्रिय कर दिया। ये कहा जा सकता है कि यह साधना तकनीक स्टार डोमेन को पूरी तरह से पूरक बनाती है। इस साधना तकनीक का उपयोग करके राज मेहरा द्वारा प्रस्फुटित की गई शक्ति पहले की तुलना में कम से कम 2 गुनी शक्तिशाली थी। डिंग, क्या आप पुरस्कार निकालना चाहते हैं? हाँ, आपने दिव्य हाथी की प्रबल शक्ति को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। उन्होंने सिस्टम को हटा दिया और अपनी बेटियों के कोमल शरीर को बिल्ली के बच्चे की तरह रगड़ने का आनंद लिया। राज मेहरा को लगा कि एक गृहिणी के रूप में ये जीवन वास्तव में आनंदमय था। थोड़ी देर खेलने के बाद वह अपनी बेटियों को गोद में उठाकर कक्षा में आगे बढ़ने के लिए खड़ा हो गया। इसके बाद राज मेहरा ने उन्हें साहित्य के बारे में बताया। जब उन्होंने कहा कि अगर दिल गर्म है तो चारों मौसम वसंत की तरह हैं, तो छोटी लड़कियों ने तरसते हुए भाव प्रकट किए। वे जन्म से ही नॉर्थ मिस्टिक हेवन में रह रही थीं। हालांकि वे पहले से ही यहाँ के जीवन की आदी थीं और उन्हें लगता था कि यह जगह अतुलनीय रूप से अद्भुत है। हालांकि उन्होंने ऐसे गर्म दिनों का अनुभव नहीं किया था जहाँ पूरे साल फूल खिलते हों। क्या वाकई दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ पूरे साल वसंत रहता हो? अनन्या ने अपनी ठुड्डी को लालसा भरे भाव से पकड़ा। उस जगह पर बहुत सारे खूबसूरत फूल और तितलियां होंगी। रिया की आंखें चमक उठीं। अलीशा ने सिर हिलाया। तो ये पेंटिंग से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा। छोटी लड़की सोच रही थी कि अगर वाकई कोई ऐसी जगह होती जहां 4 मौसम वसंत की तरह होते तो क्या वहां के राक्षस जानवर ज्यादा मजेदार होते। राज मेहरा ने अपनी प्यारी बेटियों के विचारों को समझा और मुस्कुराया। दुनिया में कई जगहें हैं जहां 4 मौसम वसंत की तरह होते हैं। उदाहरण के लिए अथाह स्वर्ग, जो हमसे बहुत दूर है। अगर तुम इसका अनुभव करना चाहती हो तो डैडी तुम्हें वहां ले जा सकते हैं। परम रहस्यवादी सूत्र के साथ वह 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र की भौगोलिक जलवायु को अपने हाथ की तरह जानता था। अथाह स्वर्ग 9 स्वर्गों के केंद्र में एक दुनिया थी और अथाह स्वर्ग 9 स्वर्गों के केंद्र में एक दुनिया थी। वाह, डैडी बहुत बढ़िया हैं। वह तुरंत समझ गए कि हम क्या सोच रहे थे। अनन्या, रिया और अलीशा सुखद आश्चर्यचकित थीं। तो पिताजी, चलो एक नज़र डालते हैं। राधिका अधीरता से जमीन पर कूद पड़ी और राज मेहरा की जांघ को गले लगाकर उसे दरवाजे से बाहर खींच लिया। राज मेहरा हंसी और आंसू के बीच फंस गया क्योंकि उसने उसके छोटे से सिर को सहलाया। बेबी, अगर तुम डैडी के पैरों को गले लगाओगी तो तुम डैडी को कैसे चलने दोगी? राधिका ने अपनी बड़ी काली आंखें झपकाईं और एक पल के लिए सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। पिताजी, अगर चलना आसान नहीं है तो आप उड़ सकते हैं। ठीक है, डैडी तुम लोगों को उड़ाने के लिए लाएंगे। राज मेहरा ने अपना सिर हिलाया और असहाय होकर मुस्कुराया। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक रहस्यमयी सूक्ष्म हवा बही और उसकी बेटियों को आकाश में ले आए। क्योंकि वह पहले से ही एक महान संत था और उसे दिव्य आंदोलन कंगन की मदद मिली थी, वे जल्दी से अथाह स्वर्ग में पहुंच गए, जो उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से करोड़ों किलोमीटर दूर था। नीचे देखने पर नीचे एक शानदार नीला समुद्र था। समुद्र तट पहाड़ों, हरे भरे पेड़ों और हरियाली से भरा हुआ था। ये वसंत की तरह सुंदर था। वाह, कितना सुंदर समुद्र है। पिताजी, चलो नीचे चलते हैं और थोड़ी देर खेलते हैं। छोटी लड़कियों ने उत्साहित भाव प्रकट किए। राज मेहरा उन्हें समुद्र तट पर ले आए। कुछ ही देर में चारों छोटी लड़कियों ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव समुद्र तट पर दौड़ती और खेलती रहीं। फिर राज मेहरा के मार्गदर्शन में उन्होंने समुद्र तट पर रेत के महल भी बनाए और खुशी से खेलीं। इस समय समुद्र तट से हजारों फीट दूर एक जंगल समुद्र तट पर हंसी के विपरीत था। ये जगह एक क्रूर हत्या के इरादे से भरी हुई थी। हल्के नीले रंग की पोशाक में श्रद्धा पाटिल 30 से अधिक काले वस्त्र पहने पुरुषों के पीछा करने के कारण घबराहट में समुद्र की ओर भाग गईं। बेवकूफ लड़की, समुद्र तुम्हारे सामने है। तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, ये लड़की फूल की तरह सुंदर है और उसका फिगर बहुत बढ़िया है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है और वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। तुम्हारा आत्मसमर्पण करना बेहतर होगा।
अन्यथा यदि तुम हमें नाराज करोगे तो ये तुम्हें मारने जितना आसान नहीं होगा। हे। काले कपड़े पहने आदमी के मन में हत्या करने की भावना थी और उसके शब्द घृणा से भरे थे, जिससे श्रद्धा पाटिल को और भी अधिक दबाव महसूस हुआ। प्लॉप। घबराहट में वह गलती से जमीन पर एक पेड़ की शाखा से टकरा गई। श्रद्धा पाटिल ने जल्दी से अपने डर को दबाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगी। कुछ भी? काले कपड़े पहने लोगों में से एक ने बहुत ही दुष्ट स्वर में कहा और वह उत्सुकता से श्रद्धा पाटिल की ओर बढ़ा। ठीक है। श्रद्धा पाटिल ने भयभीत भाव से सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही काले कपड़े वाला आदमी पास आया, उसकी नज़र अचानक ठंडी हो गई और वह उठ खड़ी हुई। उसके दाहिने हाथ में अचानक एक हरा खंजर दिखाई दिया और उस आदमी के दिल पर वार कर दिया। उफ! एक ब्लेड उसके दिल में घुस गया। काले वस्त्र वाले व्यक्ति को मारने के बाद श्रद्धा पाटिल ने अपना खंजर निकाला और भागने के लिए मुड़ी। ये लड़की वाकई एक अभिशाप है। मुझे आज ही इसकी खाल उतारनी होगी। जब काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने देखा कि श्रद्धा पाटिल बहादुर और साधन संपन्न है, तो उसकी हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई। आगे चल रहे काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने तुरंत हवा की एक भयानक लहर के साथ विस्फोट किया जो हवा के झोंके की तरह थी। श्रद्धा पाटिल को पकड़ने के बाद उसके दाहिने हाथ में एक लाल रोशनी दिखाई दी और उसने उसे पीछे से थपथपाया। धमाका! इस समय एक भयानक शक्ति ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की हत्या करने की चाल को रोक दिया और उसे 10 कदम से अधिक पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। मिस, मैं आपको बचाने के लिए यहाँ हूँ। ग्रे वस्त्र पहने एक 50 वर्षीय व्यक्ति श्रद्धा पाटिल के सामने खड़ा था। श्रद्धा पाटिल की आंखें चमक उठीं। सत्यम अंकल। भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी सत्यम सिंह था, वह नौकर जिसने बचपन से ही उसकी देखभाल की थी। जब उन्होंने सत्यम सिंह को देखा तो सभी काले वस्त्र पहने लोगों के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। जिस क्षण सत्यम सिंह ने हमला किया, वह सर्वोच्चता क्षेत्र में किसी व्यक्ति की आभा के साथ फट पड़ा। इससे काले वस्त्र पहने लोगों को लगा कि उन्हें खुद को रोकना होगा। हालांकि सामने खड़ा काला आदमी अभी भी अविचल था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम स्वर्ग का रास्ता नहीं अपनाए और नर्क में घुस गए। अगर तुम कामचोर बनना चाहते हो तो मर जाओ। इसके साथ ही वह सत्यम सिंह की आभा से भी अधिक शक्तिशाली आभा के साथ फट पड़ा। सत्यम सिंह ने श्रद्धा पाटिल को कसकर पकड़ लिया और कांपने लगा। मिस, मैं बाद में उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको जितना हो सके भाग जाना चाहिए। श्रद्धा पाटिल ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल सत्यम, आपकी जान भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको अपने लिए बलिदान कैसे दे सकती हूँ? मिस, मेरे पास अपनी जान बचाने का एक तरीका है। चिंता मत करो। सत्यम सिंह ने बोलना समाप्त करने के बाद एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि एक पल बाद वह अचानक कांप उठा और चौंक कर चिल्लाया, सेकंड मास्टर, यह आप हैं? उसने प्रमुख काले वस्त्रधारी व्यक्ति की कमर पर एक जेड पेंडेंट देखा। वह इस जेड पेंडेंट से बेहद परिचित था। यह एक जेड पेंडेंट था जिसे विशेष रूप से उनके पिलकिंग कबीले द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। कुल 2 जेड पेंडेंट थे। एक अभिनय परिवार के मुखिया के हाथ में था और दूसरा सेकंड मास्टर करुण पाटिल के हाथ में था। काले वस्त्रधारी प्रमुख व्यक्ति दंग रह गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर लगा मुखौटा हटाया, जिससे एक तराशा हुआ चेहरा सामने आया। यह मैं हूँ। श्रद्धा पाटिल करुण पाटिल की पहचान उजागर होते देख चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था और उन्हें अपमानित करना चाहता था, वह उनका दूसरा चाचा था। अध्याय 162। दूसरे चाचा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? श्रद्धा को यकीन नहीं हुआ। तुम मेरे दूसरे चाचा हो? करुण पाटिल के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। दूसरे चाचा? क्या तुम पाटिल परिवार के सदस्य होने के योग्य हो? तुम सिर्फ मेरे भाई की नाजायज बेटी हो। तुमने इतने सालों तक मेरे भाई के संरक्षण में हमारे परिवार में सिर्फ इतनी दौलत का आनंद लिया है। अब जब मेरा भाई मर चुका है तो कमीने, तुम्हें हमारे पाटिल परिवार से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। नहीं, तुम्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सुनते ही श्रद्धा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसके गोरे दांतों ने उसके होठों को इतनी जोर से काटा कि उनमें से खून निकलने लगा। उसके जैविक पिता वैभव पाटिल थे, जो पिलकिंग कबीले के मुखिया थे। वह वैभव पाटिल और पाटिल परिवार की एक नौकरानी से पैदा हुई थी। मूल रूप से वैभव पाटिल के संरक्षण में वह बचपन से ही लाड़ प्यार में पली बड़ी थी और पाटिल परिवार के वैभव और धन दौलत का आनंद उठाती थी। अप्रत्याशित रूप से अब जब वैभव पाटिल मर चुका था तो ऐसा लगा कि सब कुछ बदल गया है। पाटिल परिवार द्वारा उनकी उपेक्षा करना एक बात थी, लेकिन वे वास्तव में उसे मारना चाहते थे। और इससे भी अधिक दुखद बात यह थी कि जिस व्यक्ति को वह हमेशा दूसरा चाचा कहती थी, वही वास्तव में उसका पीछा कर रहा था। क्यों? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? श्रद्धा को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। भले ही वह एक नाजायज बेटी थी, लेकिन पाटिल परिवार को उसे मारने की कोई जरूरत नहीं थी। वैभव पाटिल के जीवित रहते हुए भी वह और उसकी मां अहंकारी नहीं थीं और पाटिल परिवार में किसी को नाराज नहीं करती थीं। तार्किक रूप से कहें तो वे पाटिल परिवार में किसी की भी नफरत नहीं जगा सकती थीं। करुण पाटिल के चेहरे पर ठंडक छा गई। क्या आपको लगता है कि आप हमसे यह बात छिपा सकते हैं कि आपने दिव्य किसान कड़ाई से गुप्त रूप से संवाद किया था? दिव्य किसान कड़ाई, ये नाम सुनकर सत्यम सिंह भी कांप उठे। ये दिव्य कड़ाई पाटिल परिवार का खास खजाना था और यह एक अर्ध आध्यात्मिक खजाना था।
इस कड़ाई की सबसे शक्तिशाली बात यह थी कि यह न केवल संत श्रेणी या यहाँ तक कि अर्धमर स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकती थी, बल्कि यह कीमियागर की गुरु चुनने की प्रतिभा का परीक्षण भी कर सकती थी। गुरु चुनने के मामले में केवल वे ही लोग गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करने के योग्य थे जिन्होंने इसकी मान्यता प्राप्त की थी। ये स्पष्ट था कि इस दिव्य कड़ाई में एक जन्मजात कृत्रिम आत्मा थी। पाटिल परिवार जैसे कीमियागर परिवार के लिए इसका महत्व स्वयं स्पष्ट था। मिस, आप पहले से ही दिव्य किसान कड़ाई से संवाद कर सकती हैं। सत्यम सिंह उत्साहित था। इस बिंदु पर श्रद्धा केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर सकती थी। हाँ, उसे उम्मीद नहीं थी कि जब वह फर्श साफ करने के लिए पाटिल परिवार के पुश्तैनी हॉल में प्रवेश करेगी तो वह गलती से दिव्य किसान कड़ाई के साथ प्रतिध्वनित हो जाएगी। और यह वास्तव में यही प्रतिध्वनि थी जो उसके और पूरे पाटिल परिवार के भाग्य को बदल सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पाटिल परिवार के मुखिया का पद हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता था जो दिव्य किसान शरद सेनी के साथ प्रतिध्वनित हो सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी नीच नाजायज बेटी को वास्तव में ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। और हमारा पाटिल परिवार निश्चित रूप से एक महिला, विशेष रूप से एक नाजायज बेटी को कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं देगा। करुण पाटिल की आंखों में हत्या का इरादा फूट पड़ा। तो तुम्हें मरना चाहिए। मैं कभी भी पाटिल परिवार का मुखिया नहीं बनना चाहती थी। श्रद्धा ने दुख में अपना सिर हिलाया। तुम्हें तो मरना ही है। करुण पाटिल के चेहरे पर ठंडक और निर्दयता थी। एक साधारण व्यक्ति मासूम होता है, लेकिन तुम्हें अपने भाग्य के कारण मुसीबत में पड़ने का सिद्धांत समझना चाहिए। सत्यम सिंह ने आह भरी। आखिर में तुम्हें अभी भी डर है कि वह आयुष पाटिल से परिवार के मुखिया का पद छीन लेगी। आयुष पाटिल वैभव पाटिल और उसकी पत्नी वैशाली का बेटा था। पाटिल परिवार की नज़र में वह परिवार का असली उत्तराधिकारी था। और वैभव पाटिल की मौत के साथ वर्तमान पाटिल परिवार वैशाली के हाथों में आ गया था। किसी कारण से करुण पाटिल वैशाली का बहुत समर्थन करता था। इस वजह से करुण पाटिल आज खुद काले कपड़े पहने लोगों का नाटक करने के लिए लोगों को लेकर आया और जब श्रद्धा जड़ी बूटियां चुनने के लिए बाहर गई थी तो उसने मौका पाकर उसका पीछा किया। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। करुण पाटिल ने अपनी आंतरिक उड़न तलवार निकाली। सत्यम सिंह, तुम इस छोटी कुतिया की रक्षा नहीं कर सकते। सत्यम सिंह ने भी दृढ़ निश्चय के साथ अपनी आंतरिक उड़न तलवार निकाली। चूंकि मिस चुनी गई है, इसलिए मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या वफादार कुत्ता है, तो मर जाओ। करुण पाटिल की असली ऊर्जा ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और उनकी आंतरिक उड़न तलवार तुरंत ऊर्जा से भर गई। ताई तलवार, धमाका। वह मध्य अवस्था के वर्चस्व क्षेत्र में था, जो सत्यम सिंह की आरंभिक अवस्था के वर्चस्व क्षेत्र की साधना से अधिक था। अपने क्षेत्र के अलावा उसके पास जो साधना संसाधन थे वे सत्यम सिंह के लिए अतुलनीय थे। इसलिए जैसे ही ये तलवार बाहर निकली, इसने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। सत्यम सिंह ने अपनी तलवार से पूरी ताकत से उसे रोक दिया, लेकिन एक पल बाद उसे अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ। करुण पाटिल की तलवार की ऊर्जा उसकी कलाई में घुसने के बाद उसने उसके दाहिने हाथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक चीख के साथ तलवार की ऊर्जा के प्रभाव में सत्यम सिंह कुछ कदम पीछे हट गया और लगभग जमीन पर गिर गया। अंकल सत्यम, श्रद्धा जल्दी से आगे बढ़ी। मिस, यहाँ मत आना, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। सत्यम सिंह ने उसे रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। फिर उसने अपनी जेब से एक सुनहरी गोली निकाली और अचानक उसे अपने मुंह में रख लिया। ये देखकर करुण पाटिल भौंचक के रह गए। अगर वह गलत नहीं था तो सत्यम सिंह ने अभी जो औषधीय गोली खाई थी वह संत श्रेणी की मार्शल आत्मा गोल्डन कोर होनी चाहिए। ये औषधीय गोली बेहद कीमती थी। एक बार खाने के बाद ये किसी भी साधक के शरीर में एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा को बलपूर्वक सक्रिय कर सकती थी। इस मार्शल आत्मा के बढ़ने से साधक की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए सत्यम सिंह की ताकत तुरंत मध्य चरण वर्चस्व क्षेत्र तक बढ़ सकती थी। धमाका। इस समय सत्यम सिंह के शरीर में असली ऊर्जा वज्र की तरह फट गई। उसने फिर से अपनी तलवार उठाई और करुण पाटिल को मारने की पहल की। लानत है। करुण पाटिल ने अपने जवाबी हमले को बचाव में बदल दिया और जल्दी से अपनी आंतरिक उड़ान तलवार को ब्लॉक करने के लिए उठाया। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि सत्यम सिंह वाकई बहुत ताकतवर हो गया है। बस इस वार ने उसका दाहिना हाथ लगभग तोड़ दिया। करुण पाटिल, अगर तुम भाग नहीं गए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। सत्यम सिंह ने डांटा। मार्शल सोल गोल्डन पिल का औषधीय प्रभाव स्थायी नहीं था। वह अपनी ताकत को विस्फोटक रूप से बढ़ाते हुए दूसरे पक्ष को डराना चाहता था, और अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे लगा कि ऐसा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से न केवल करुण पाटिल डरकर भागा नहीं, बल्कि उसने एक क्रूर मुस्कान भी दिखाई। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास बैकअप प्लान है। इतना कहकर उसने एक हरी औषधीय गोली निकाली और उसे आसमान में फेंक दिया। धमाका। औषधीय गोली आसमान में फट गई और हरे धुएं के गोले में बदल गई। सिर्फ 3 सेकंड में आसमान से एक भयानक दबाव गिरा। सभी को लगा कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है। एक अतुलनीय रूप से विशाल काली छाया ने आकाश को ढक लिया और सूरज को ढक लिया। इसे देखने के बाद सत्यम सिंह अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। नरक ग्रिफिन। उसने पहले सुना था कि पाटिल परिवार में किसी ने गुप्त रूप से एक अत्यंत भयानक राक्षस जानवर को औषधीय गोलियां खिलाई थीं। देखने से ऐसा लगता था कि यह वास्तव में मामला था।
और यह नरक ग्रिफिन एक अत्यंत दुर्लभ और क्रूर आत्मा चूसने वाला राक्षस जानवर था। एक वयस्क नरक ग्रिफिन 10,000 फीट लंबा हो सकता था और इसके शरीर की ताकत एक शक्ति प्रशिक्षण ग्रैंडमास्टर के बराबर थी। उनकी सबसे घातक तकनीक आत्मा अवशोषण तकनीक थी। ऐसा कहा जाता था कि जब वे उड़ते थे तो वे एक भयानक नरक तूफान बना सकते थे। तूफान के विकिरण की सीमा के भीतर सभी जीवित प्राणियों की आत्माओं की निगरानी की जाएगी। यदि कोई इसका प्रतिरोध नहीं कर सकता था तो बहुत संभावना थी कि उसकी आत्मा एक पल में ही बलपूर्वक उसमें समा जाएगी और वह चलता फिरता शव बन जाएगा। जब नरक ग्रिफिन पास आया तो सत्यम सिंह और श्रद्धा और भी अधिक भयभीत हो गए। वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इस राक्षस जानवर की पुतलियां बैंगनी सुनहरी थीं और उनमें 8 प्रभामंडल थे। 7वें चरण का राक्षस जानवर सेनापति। श्रद्धा और सत्यम सिंह एक दूसरे को भयभीत होकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। एक स्तर 8 राक्षस सेनापति सर्वोच्चता क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ के बराबर था। सबसे घातक चीज इसकी आत्मा अवशोषण तकनीक थी। सत्यम सिंह और श्रद्धा के लिए, जिन्होंने आत्मा अवशोषण की साधना नहीं की थी, यह अत्यंत घातक था। समुद्र तट पर अनन्या, रिया, अलीशा और राधिका मूल रूप से वहां रेत के महल बना रही थीं। जब वह खेल रही थी तो राधिका की कल्पनाएं बेकाबू हो रही थीं। समुद्र तट पर एक गड्ढा खोदने के बाद उसने अपना पिछला हिस्सा बाहर निकाला और अपना सिर गड्ढे में दबा दिया। बहनों, देखो, मैं लाल पंखों वाला शुतुरमुर्ग बन गया हूं। राधिका गर्व से चिल्लाई। उसे याद आया कि लाल पंखों वाला सारस नामक एक राक्षस जानवर था जो अपना सिर रेत में दबाना पसंद करता था। इसलिए उसने एक बार ऐसा करने की कोशिश की। ये बहुत दिलचस्प लगा। अनन्या और बाकी लोगों ने जब ये देखा तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें अपना सिर दबा लिया। हम भी लाल पंखों वाले सारस बन गए हैं। हा, कितना मजा है। चलो तुलना करते हैं कि किसके नितंब सबसे ऊंचे हैं। ठीक है, ठीक है। राजमहरा ने 4 छोटी लड़कियों को अपने नितंब बाहर निकालकर हिलाते हुए देखा और वह हंसी और आंसू के बीच फंस गया। ये छोटी प्यारी लड़कियां कभी कभी वाकई बचकानी होती हैं। उफ। इस समय एक शक्तिशाली तूफान आसमान से उतरा और तेजी से समुद्र तट पर एक चौंकाने वाला रेतीला तूफान ले आया। राजमहरा ने भौहें सिकुड़ी और पीछे मुड़कर देखा कि एक विशाल काला हेल ग्रिफिन आसमान से उतर रहा है। इसने अपने अतुलनीय रूप से विशाल पंख फड़फड़ाए और इससे पैदा हुआ तूफान और भी शक्तिशाली होता गया। ये पूरे समुद्र तट को उल्टने वाला था। ये जानवर पहले ही मेरे बच्चों को परेशान कर चुका है। राजमहरा ने अपना बायां हाथ घुमाया और पास में आए तूफान को पूरी तरह से शांत कर दिया। उसी समय उसने अपना दायां हाथ हिलाया और अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ा और फिर उसे हेल ग्रिफिन पर फेंक दिया। धमाका। छोटा पत्थर उसके हाथ में तोप के गोले की तरह था। ये बिजली की ताकत से हेल ग्रिफिन के शरीर में घुस गया और उसे उड़ा दिया। और श्रद्धा, सत्यम सिंह, करुण पाटिल और जंगल में मौजूद अन्य लोगों ने चौंक कर देखा कि हेल ग्रिफिन, जो अभी अभी ग्रिम रीपर की तरह था, एक छोटे से पत्थर से क्षितिज पर उड़ गया। पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अध्याय 163। इस दृश्य ने श्रद्धा, सत्यम, करुण पाटिल और अन्य लोगों को बहुत देर तक स्तब्ध कर दिया। अभी अभी आसमान को ढकने वाला विशाल हेल ग्रिफिन ऐसे ही उड़ गया। बहुत देर बाद वे अपने होश में आए। जंगल से एक जोरदार चीख निकली। भगवान, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ। एक स्तर 8 दानव जनरल हेल ग्रिफिन एक पत्थर से छेदा गया था। मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। ये बिल्कुल सच है। भगवान, इतने शक्तिशाली दानव जानवर को मारने में सक्षम होने के लिए हमला करने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। मैं साहपूर्वक अनुमान लगाता हूं कि इस विशेषज्ञ की साधना पहले से ही सम्राट दायरे से ऊपर है। जितना अधिक सभी ने अनुमान लगाया उतना ही वे हैरान थे। एक स्तर 8 दानव जानवर जनरल हेल ग्रिफिन एक शीर्ष वर्चस्व दायरे पावर हाउस के अनुरूप था और उसे छेदकर पत्थर से उड़ा दिया गया। पत्थर मारने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से किसी की कल्पना से भी अधिक भयानक था। हम एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति से मिले हैं। करुण पाटिल के चेहरे पर जानलेवा भाव गायब हो गया और उसकी जगह गहरी दहशत ने ले ली। वह श्रद्धा को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उस अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति ने शायद श्रद्धा की मदद करने के लिए हेल ग्रिफिन पर हमला किया होगा। अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी वह श्रद्धा पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने उन्हें सावधान रहना पड़ता था। भले ही 10,000 में एक मौका हो, लेकिन उसे इसे गंभीरता से लेना पड़ता। बेवकूफ लड़की, तुमने एक अच्छा सहायक रखा है। करुण पाटिल ने फिर जानबूझकर श्रद्धा से झूठ बोला। उसे लगा कि अब उसे यह पुष्टि करनी है कि क्या वह अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति श्रद्धा से संबंधित है। श्रद्धा दंग रह गई। वह तो एक छोटे से परिवार की बेटी थी। वह ऐसे बेमिसाल ताकतवर से रिश्ता रखने के लिए कैसे योग्य थी। दूसरी ओर सत्यम जिन उम्र में बड़ा था, इसलिए वह चतुर था और श्रद्धा जितना मासूम नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी महिला चुनी गई है। यह उसका अवसर है। उसके शब्द स्पष्ट थे और उसने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि श्रद्धा का बेमिसाल ताकतवर से रिश्ता है। आखिरकार उसने ऐसी बेमिसाल ताकतवर को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा अगर ताकतवर पास में ही सब कुछ देख रहा हो। अगर वह जबरदस्ती उससे जुड़ता और दूसरे पक्ष को नाराज करता तो क्या वह खुद के लिए परेशानी खड़ी नहीं करता। जब करुण पाटिल ने यह सुना तो वह अपना मन नहीं बना सका। कुछ सोचने के बाद उसने समुद्र की ओर देखा। पत्थर अभी अभी वहीं से गिराया गया था।
चलो उस बेमिसाल ताकतवर को अपना सम्मान देते हैं। ऐसा कहकर वह अपने अधीनस्थों के साथ समुद्र तट पर जल्दी से चला गया। श्रद्धा ने दांत पीसते हुए सत्यम की ओर देखा। अंकल सत्यम, चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, सत्यम ने सहमति में सिर हिलाया। अगर वे अभी लौटते हैं तो वे पिलकिंग कबीले के प्रभाव क्षेत्र के और करीब पहुंच जाएंगे। वे समुद्र तट पर भी जा सकते हैं। शायद वे उस अद्वितीय शक्ति का सामना भी कर सकें। फिर वे दोनों जल्दी से करुण पाटिल और अन्य लोगों के पीछे चले गए और जल्दी से समुद्र की ओर बढ़ गए। इस समय आरव मेहरा पहले से ही 4 छोटी लड़कियों को रेत के गड्ढे से बाहर निकाल चुका था। पिताजी, क्या मैं अभी लाल पंखों वाले सारस की तरह दिख रही थी? राधिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए उत्साह से पूछा। हाँ, आरव मेहरा ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए छोटी लड़की के पूरे शरीर को साफ करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण निकाली। रिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि अगली बार अगर हम अपने नितंबों को लाल स्याही से रंगेंगे तो हम लाल पंखों वाले सारस की तरह दिखेंगे। अनन्या और अलीशा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, कोई समस्या नहीं, तुम जो चाहो खेल सकते हो। डैडी अंत में तुम लोगों को साफ कर देंगे, आरव मेहरा ने प्यार से कहा। फिर उसने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक और किरण निकाली। ये तीनों छोटी लड़कियों के शरीर से होकर गुजरी और उन्हें सिर से पैर तक साफ कर दिया। वाह, हम बहुत साफ हैं, ये सही है। डैडी का हमारे साथ होना अच्छा है। छोटी लड़कियां बेहद खुश थीं और उनमें से प्रत्येक ने आरव मेहरा को चूमने के लिए आगे झुकी। आरव मेहरा ने अपने चेहरे पर लगी लार पोंछी और सिर हिलाकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। ये प्यारे बच्चे उसके चेहरे पर और भी ज्यादा लार छोड़ रहे थे। वरिष्ठ, इसी समय अचानक पीछे से एक विनम्र आवाज सुनाई दी। आरव मेहरा ने पलटकर देखा। उसने देखा कि करुण पाटिल और बाकी लोग, साथ ही श्रद्धा और सत्यम, उसके सामने खड़े थे। दरअसल आरव मेहरा को शुरू से ही पता था कि जंगल में क्या हुआ था। अगर हेल ग्रिफिन की उपस्थिति न होती तो वह हमला करने की जहमत नहीं उठाता। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसी ने इन लोगों को डरा दिया था। जब उन्होंने आरव मेहरा का चेहरा देखा तो करुण पाटिल और बाकी लोग दंग रह गए। आरव मेहरा का सुंदर रूप दुनिया में शायद ही कभी देखा गया हो और इसने उन्हें तुरंत चौंका दिया। यह अफवाह है कि हमारे अथाह स्वर्ग के अथाह सम्राट 9 स्वर्गों में सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। मैं अथाह सम्राट का चेहरा देखने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन वह अभी भी मेरे सामने इस युवा स्वामी से कमतर है। करुण पाटिल चौंक गए। सिर्फ आरव मेहरा की अद्वितीय उपस्थिति ने ही सभी को यह महसूस कराया कि उनके पास एक असाधारण पृष्ठभूमि और असाधारण ताकत होनी चाहिए। क्या बात है? आरव मेहरा ने शांति से पूछा। करुण पाटिल ने जल्दी से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये सीनियर था जिसने अभी अभी नर्क ग्रिफिन को पत्थर से उड़ा दिया था? हालांकि आरव मेहरा युवा दिखते थे, फिर भी करुण पाटिल उन्हें वरिष्ठ कहकर बुलाते थे। उन्हें लगा कि असाधारण लोगों का सामना करते समय उन्हें सावधान रहना चाहिए। जितना अधिक सम्मान उतना बेहतर। हाँ, आरव मेहरा ने सहजता से सिर हिलाया। हेल ग्रिफिन के तूफान ने मेरी बेटियों को लगभग परेशान कर दिया। क्या इसे उड़ाने में कोई समस्या है? करुण पाटिल और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। जैसी कि उम्मीद थी, हेल ग्रिफिन को इस बेजोड़ युवा गुरु ने अपने सामने से उड़ा दिया। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। करुण पाटिल ने तुरंत माफी मांगने वाली मुस्कान बिखेरी। उस जानवर को नहीं पता था कि एक शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद था और वास्तव में उसने आपको परेशान करने और 4 छोटी राजकुमारियों को डराने की हिम्मत की। वह इसके लायक है। उसके पीछे अनुयायियों के समूह ने भी यह व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया कि आरव मेहरा ने सही काम किया है। उनके रवैये को देखकर श्रद्धा और सत्यम के चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। ये लोग अभी बहुत ही क्रूर थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे दुनिया पर राज कर रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से पलक झपकते ही उन सभी के चेहरे पर चापलूसी के भाव आ गए। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि आरव मेहरा इतना युवा और शक्तिशाली व्यक्ति कैसे है, तो उन दोनों को लगा कि उन्हें उसके प्रति इतना सम्मान दिखाना चाहिए। इसलिए श्रद्धा और सत्यम ने एक साथ सिर झुकाया। नमस्कार सीनियर। हाँ, आरव मेहरा ने शांति से सिर हिलाया और अपनी प्यारी बेटियों की ओर देखने लगा। चारों छोटी लड़कियां समुद्र तट पर शंख उठा रही थीं। अलीशा ने एक रंगीन शंख उठाया और तुरंत उसे उत्साह से ऊपर उठा दिया। वाह, देखो ये शंख कितना सुंदर है। अनन्या, रिया और राधिका तुरंत आगे बढ़ गईं। ये सही है, ये बहुत सुंदर है। मैं इसके जैसा ही सुंदर एक टुकड़ा ढूंढना चाहता हूँ और इसे वापस नॉर्थ मिस्टिक हेवन में लाना चाहता हूँ। छोटी लड़कियों की बातचीत सुनकर सभी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने छोटी लड़कियों को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग शब्द कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना। तुरंत सभी के दिमाग में विचार कौंध गए। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, चौगुनी लड़कियां, एक सुंदर युवा गुरु, इन तीनों स्थितियों ने मिलकर सभी की पुतलियां चौंक कर चौड़ी कर दीं। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। अध्याय 164। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के लोगों के लिए 9 स्वर्ग में नंबर 1 सुंदरता दीपिका को देखने वाले लोगों की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। हालांकि जिन लोगों ने उसके नाम के बारे में सुना था वे व्यावहारिक रूप से हर जगह थे। महारानी मिस्टिक आइस ठंडी और दबंग थी। एक महिला के रूप में वह उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग के सिंहासन पर चढ़ गई। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति नहीं जानता था कि वह कितनी उत्कृष्ट थी। और दीपिका ने 4 साल पहले एक रहस्यमय आदमी के साथ 4 खजानों को जन्म दिया था।
ये कुछ ऐसा था जो 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में हर कोई जानता था। राज मेहरा प्रभावशाली और सुरुचिपूर्ण था। उसके बगल में 4 छोटी लड़कियां सुंदर और प्यारी थीं और वे कुलीनता से भरी हुई थीं। राज मेहरा के अभी अभी शक्तिशाली हमले के साथ थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत उसकी पहचान का अनुमान लगा सकता था। तुरंत सभी की निगाहें और भी अधिक श्रद्धापूर्ण हो गईं। उनके चेहरों पर अत्यधिक सम्मान के भाव थे। सभी ने जल्दी से फिर से सिर झुकाया। तो आप नॉर्थ मिस्टिक हेवंस कंसोर्ट हैं? नमस्कार कंसोर्ट, इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राज मेहरा ने शांति से कहा और अनन्या और अन्य लोगों की ओर मुड़ गया। वह अपनी बेटियों के साथ खेलने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उसके पास इन लोगों से बात करने का समय कैसे हो सकता था। उन्होंने देखा कि राज मेहरा की सुंदर पीठ की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। करुण पाटिल, श्रद्धा और अन्य लोग अभी भी उसे विस्मय से देख रहे थे। वे जिस पिल्किंग कबीले से थे वह अथाह स्वर्ग के ब्लू विंड नेशन में बेहद प्रसिद्ध था। वह अथाह स्वर्ग के उत्तरी क्षेत्र में भी प्रसिद्ध था, लेकिन अंत में वे सिर्फ एक छोटा कबीला थे। नॉर्थ मिस्टिक हेवंस कंसोर्ट जैसी सम्मानित शख्सियत के सामने वे अभी भी बहुत महत्वहीन थे। इसलिए उनकी नज़र में राज मेहरा की उदासीनता सामान्य थी। वे पहले से ही बहुत भाग्यशाली थे कि उन्होंने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी को अपनी आंखों से देखा और उसके साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। वे और अधिक मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। राज मेहरा को समुद्र के किनारे अपनी बेटियों के साथ खेलते हुए देखकर करुण पाटिल ने गहरी सांस ली और श्रद्धा की ओर देखा। मुझे पता था तुम्हारे जैसे बदमाश को किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मदद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी जैसे सम्मानित व्यक्ति का तो कहना ही क्या। राज मेहरा के रवैये से करुण पाटिल को समझ में आ गया कि नर्क ग्रिफिन की मौत महज एक संयोग थी। श्रद्धा के पास कोई समर्थक नहीं था। सत्यम सिंह तुरंत श्रद्धा के सामने खड़ा हो गया और दहाड़ते हुए बोला, नर्क ग्रिफिन मर चुकी है, देखते हैं कौन उसे पकड़ पाता है। हे सत्यम सिंह, अब जबकि हेल ग्रिफिन चला गया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच गए हो? करुण पाटिल ने व्यंग्य किया। मैं अभी तुमसे सीधे लड़ना नहीं चाहता था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? इसके अलावा तुम्हारे पीछे एक असीम समुद्र है, कोई रास्ता नहीं है और जल्द ही और भी मददगार सामने आएंगे। तुम्हारे जिद्दी प्रतिरोध का नतीजा अभी भी मौत ही है। श्रद्धा और सत्यम सिंह ने एक दूसरे की तरफ देखा। करुण पाटिल सही थे, उन्हें मजबूरन समुद्र तट पर जाना पड़ा और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। पाटिल परिवार की ताकत के साथ उन्हें विश्वास था कि जल्द ही और हत्यारे आएंगे। केवल उन दोनों के साथ बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। चूंकि हमें मरना ही है तो चलो लड़ते हैं। श्रद्धा ने अपने दांत पीसते हुए अपना हरा खंजर निकाला। सत्यम सिंह ने भारी सिर हिलाया और ऐसा लगा जैसे वह मौत से लड़ेगा। एक पल के लिए समुद्र के किनारे जानलेवा आभा फिर से उभरी और एक खौफनाक हत्या के इरादे से भर गई। ये देखकर राधिका अपने छोटे पैरों के साथ आगे बढ़ी और जल्दी से राज मेहरा के सामने भागी। उसने श्रद्धा और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। पिताजी, क्या वे लड़ने जा रहे हैं क्योंकि आपने अभी अभी उस राक्षस जानवर को भगाया है? राज मेहरा ने मजे से पूछा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? राधिका ने अपनी बड़ी काली आंखें झपकाईं और गंभीरता से विश्लेषण किया। देखो, दोनों तरफ के लोग नर्क ग्रिफिन के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार जब तक नर्क ग्रिफिन आसपास है वे हमला नहीं करेंगे। तो यह इसलिए है क्योंकि आपने राक्षस जानवर को भगाया है, इसलिए वे यहाँ लड़े। राज मेहरा अपने माथे पर थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाए। राधिका की समझ वाकई कॉपरेट थी। क्या उसने वाकई इतने दूरगामी सिद्धांत का इतने तार्किक ढंग से विश्लेषण किया? हालांकि परफेक्ट फादर प्रोग्राम के साथ राज मेहरा ने जब इस बारे में सोचा तो उसे समझ में आ गया कि राधिका ने ऐसा क्यों कहा। आखिरकार छोटी लड़की अभी भी छोटी थी और उसकी तार्किक विश्लेषण क्षमता इतनी मजबूत नहीं थी। इस तथ्य के साथ कि वह श्रद्धा और दूसरों के संघर्ष के बारे में नहीं जानती थी, वह इस हास्यास्पद रूप से गलत निष्कर्ष पर पहुंची। फिर अगर हेल ग्रिफिन अभी भी आसपास होता तो वह श्रद्धा और सत्यम सिंह को तुरंत मार सकता था। उस स्थिति में उन्हें वास्तव में लड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर वह इसे इस तरह से समझता है तो उसे लगता है कि उसकी प्यारी बेटी कुछ समझती है। राज मेहरा केवल सिर हिला सकता था। तुम्हारी बात सही है, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी बेटी को प्रोत्साहित करना था। राधिका जैसी शैतान के लिए चीजों का विश्लेषण करने के लिए तैयार होना दुर्लभ था। उसके पिता के रूप में वह उसे कैसे हतोत्साहित कर सकता था? तो पिताजी, चलो जल्दी से इस संघर्ष को सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। राधिका ने देखा कि राज मेहरा उसकी राय से सहमत है और जल्दी से उसे श्रद्धा और बाकी लोगों की ओर खींच लिया। नमस्ते पत्नी। जो भी लड़ने वाला था उसने जल्दी से अपनी हत्या की मंशा वापस ले ली और राज मेहरा को वापस आते देख झुक गया। राधिका ने सभी को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। चाचा और चाची, मेरे पिता ने अभी अभी आपके राक्षस जानवरों को मारा है जिसकी वजह से आप हमला कर रहे हैं। तो अब अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पिता से कह सकती हो। मेरे पिता तो सर्वशक्तिमान हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। राधिका की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? करुण पाटिल बहुत तेज दिमाग वाला था और उसे तुरंत समझ आ गया कि राधिका ने उसके और श्रद्धा के रिश्ते को गलत समझा है।
हालांकि उसने राधिका की बात का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। राज मेहरा को नाराज करने के डर से वह बस इतना ही बोल पाया, छोटी राजकुमारी सही कह रही है। वास्तव में हेल ग्रिफिन को भगाए जाने के कारण ही हमने हमला करने का फैसला किया था। श्रद्धा और सत्यम सिंह के हाव भाव बदल गए। राधिका राज मेहरा को फिर से वापस ले आए। उनके लिए यह एक रास्ता था, खासकर ये कॉन्सर्ट से मदद मांगने का एक अच्छा अवसर था। इसलिए श्रद्धा ने हिम्मत जुटाई और जमीन पर घुटने टेक दिए। कंसोर्ट, कृपया मेरी माँ को बचाएं। फिर उसने राज मेहरा को बताया कि उसकी माँ अभी भी पाटिल परिवार के घर में है। अब जबकि पाटिल परिवार ने उस पर हमला कर दिया है, अगर वह वहां रहेगी तो उसकी माँ निश्चित रूप से मर जाएगी। राधिका ने राज मेहरा को खींचा। पिताजी, चलो उसकी मदद करते हैं। इस बिंदु पर राज मेहरा केवल स्नेहपूर्वक सिर हिला सकता था। जरूर, पिताजी बहुत अच्छे हैं। राधिका बेहद खुश थी। सबके सामने वह राज मेहरा की बाहों में चढ़ गई और उसे चूमने से पहले उसके चेहरे को गले लगाया। फिर राज मेहरा अपनी बेटियों को श्रद्धा, करुण पाटिल और अन्य लोगों के साथ पिलकिंग कबीले में ले आया। अथाह स्वर्ग, ग्लूविन नेशन की राजधानी, एक विशाल प्रांगण जो लाखों एकड़ में फैला हुआ था, वह जगह थी जहां पिलकिंग कबीले उर्फ पाटिल कबीले रहते थे। इस समय सामने के आंगन में अध्ययन कक्ष में एक सुंदर अधेड़ महिला चाय पी रही थी और एक सुंदर युवक के साथ बातें कर रही थी। यह महिला पाटिल परिवार की वर्तमान कार्यवाहक मुखिया वैशाली थी। उसके बगल में बैठा युवक उसका बेटा आयुष पाटिल था। चाय की चुस्की लेने के बाद आयुष पाटिल ने दरवाजे के बाहर आसमान की ओर देखा। आसमान की ओर देखते हुए दूसरे चाचा को उस बदमाश से छुटकारा पा लेना चाहिए था, है न? शायद। वैशाली ने थोड़ा सिर हिलाया। उस कुतिया श्रद्धा ने वास्तव में दिव्य किसान कड़ाही से संवाद करने की हिम्मत की। वह खुलेआम तुम्हें उकसा रही है। आज उसे मारने के लिए मैंने न केवल लोगों के 2 समूह भेजे, बल्कि मैंने तुम्हारे दूसरे चाचा को हेल ग्रिफिन भी उधार दिया। चाहे वह छोटी कुतिया कितनी भी सक्षम क्यों न हो, वह केवल मर सकती है। हाँ, माँ बहुत चतुर है। आयुष पाटिल ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान प्रकट की। मूल रूप से यदि श्रद्धा दिव्य किसान शरद सेनी के साथ संवाद नहीं करती तो वह वैशाली को उसे मारने के लिए समर्थन नहीं करता। आखिरकार उसकी यह बहन सुंदर थी। जो कोई भी उसे देखता वह उसके प्रति सुरक्षात्मक महसूस करता। कितनी अफसोस की बात है, उसे पाटिल परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में उसकी स्थिति को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि पिछले परिवार के मुखिया वैभव पाटिल ने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। आयुष पाटिल और श्रद्धा, वैभव पाटिल के जैविक बच्चे, दोनों ही परिवार के मुखिया के रूप में कार्यभार संभालने के योग्य थे। इसलिए अपने भविष्य और भविष्य की खातिर वह केवल दर्द सहन कर सकता था और इस प्रतियोगी को खत्म कर सकता था। उनका मानना था कि पाटिल परिवार के हथियारों की ताकत और हेल ग्रिफिन की क्षमता के साथ वे आसानी से श्रद्धा को मार सकते थे। माँ, ये शीर्ष श्रेणी की लुओशन ट्रिब्यूट जेड चाय है जो मैंने अभी प्राप्त की है। ये किसी के रंग को निखारने का प्रभाव रखती है। और पियो, आयुष पाटिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है। वैशाली ने चाय की चुस्की ली और संतुष्टि में सिर हिलाया। इस समय बटलर जल्दी से अंदर आया। मैडम, मिस श्रद्धा वापस आ गई है। आयुष पाटिल चौंक कर खड़े हो गए। दूसरी ओर वैशाली ने एक बेहद हैरान करने वाला भाव प्रकट किया। ये कैसे संभव है? क्या मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए दूसरी टीम भेजने के लिए नहीं कहा था? वह जीवित कैसे लौट सकती है? आयुष पाटिल ने कहा, अगर वह बच भी जाती तो उसे पाटिल परिवार में वापस नहीं लौटना चाहिए था। वैशाली आयुष पाटिल से सहमत थी। कोई बात नहीं, श्रद्धा को इस समय वापस नहीं लौटना चाहिए था जब तक कि वह वास्तव में जीने से थक न गई हो। पाटिल परिवार के आंगन में आध्यात्मिक चक्र मंच और उससे ऊपर कम से कम 50,000 सेवक थे। अगर उसके पास 9 जीवन भी होते तो वह बच नहीं पाती। बटलर ने आह भरी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे एक शक्तिशाली समर्थक मिल गया है। इस समर्थक के सामने हमारा पाटिल परिवार बहुत छोटा और असहाय है। वैशाली और आयुष पाटिल ने जल्दी से पूछा, ये समर्थक कौन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। धमाका धमाका। बटलर के ये कहते ही वैशाली और आयुष पाटिल स्तब्ध रह गए। उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने चाय का प्याला गिरा दिया। अध्याय 165। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी। आयुष पाटिल चौंक गया। वैशाली ने आह भरी। वह वाकई बहुत बड़ा शख्स है। आयुष पाटिल ने जल्दी से बटलर से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी है? ये झूठ कैसे हो सकता है? बटलर के चेहरे पर एक खास भाव था। तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह नश्वर दुनिया में उतरे किसी देवता की तरह सुंदर है। उसकी आभा से यह स्पष्ट है कि वह एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि उसके बगल में 4 सुंदर चतुर्भुज हैं। वैशाली और आयुष पाटिल चुप हो गए। बटलर द्वारा बताई गई जानकारी के साथ वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में पाटिल परिवार के पास आ चुकी है। उस छोटी कुतिया ने वास्तव में हमारे अथाह स्वर्ग में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी से मुलाकात की। कितना भाग्यशाली। वैशाली ने अपने दांत पीस लिए। क्यों? उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी जैसी एक सम्मानित हस्ती हमारे पाटिल परिवार में आई है। हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
चलो पहले छोटी कुतिया के मामले को एक तरफ रख देते हैं। तुरंत मेरे साथ आओ और पत्नी को अपना सम्मान दो। आयुष पाटिल ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, भले ही यह अथाह स्वर्ग था, फिर भी वे राज मेहरा के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिरकार वह महारानी रहस्यवादी बर्फ का आदमी था। भगवान जानता था कि वह कितना सक्षम था। फिर वैशाली ने जल्दी से उसके कपड़े और उसके बाल ठीक किए। ये पुष्टि करने के बाद कि उसका रूप एकदम सही है, वह आयुष पाटिल के साथ जल्दी से बाहर निकल गया। वे जल्दी से सामने के यार्ड में मुख्य हॉल में पहुंच गए। पाटिल परिवार के बुजुर्गों और उच्च अधिकारियों का एक समूह मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर विस्मय से खड़ा था। उसने आगे देखा, करुण पाटिल, श्रद्धा और सत्यम सिंह सभी वहां खड़े थे। उनके सामने कुर्सी पर सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी बैठा था और अपनी बाहों में 4 प्यारी लड़कियों को छेड़ रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, जैसा कि बटलर ने कहा था, उसकी आभा और उपस्थिति शीर्ष पायदान पर है। लव जोंगलिंग और आयुष पाटिल ने एक साथ सोचा। वे दोनों जल्दी से आगे बढ़े और झुके। पाटिल परिवार की कार्यवाहक मुखिया वैशाली कॉन्सर्ट को नमस्कार करती हैं। नमस्कार कॉन्सर्ट। राज मेहरा ने उन्हें शांति से देखा। हालांकि यह माँ और बेटा सुसंस्कृत दिख रहे थे, लेकिन एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वे अच्छे लोग नहीं थे। जैसा कि कहावत है, चेहरा दिल की पहचान है। राज मेहरा की एक नज़र ने वैशाली और आयुष पाटिल को भयभीत कर दिया, जैसा कि एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। बस एक नज़र असहनीय थी। श्रद्धा ने कहा, आंटी, मैं अपनी माँ को क्यों नहीं देख पा रही हूँ? आपने उनके साथ क्या किया? वह अपनी माँ को खोजने के लिए पिछवाड़े में गई थी, लेकिन उसे उनका कोई निशान नहीं मिला। इससे उसे संदेह हुआ कि वैशाली और बाकी लोगों ने कुछ किया है। मुझे आंटी मत कहो, मैं ऐसा कहलाने का जोखिम नहीं उठा सकती। वैशाली के चेहरे पर अस्वीकृति का भाव था। जहां तक तुम्हारी माँ का सवाल है, मैं कैसे जानूंगी कि वह कहाँ है? उसकी मूल योजना श्रद्धा को मारने से पहले उसकी माँ को मौत के घाट उतारना था। आखिरकार श्रद्धा से निपटना मुश्किल था। जब तक वे उसे मारते रहेंगे, पाखी जैसी साधारण महिला से निपटना आसान होगा। इस समय बटलर जल्दी से अंदर आया। मैडम, किसी ने पाखी को पीछे पहाड़ में एक पेड़ से लटकते हुए पाया। ये कैसे हो सकता है? वैशाली ने ऊपर से सदमे का संकेत दिया, लेकिन वह अंदर से बहुत खुश थी। पाखी ने खुद को फांसी लगा ली होगी। हालांकि श्रद्धा को कॉन्सर्ट ने सुरक्षित रखा था और फिलहाल उसे नहीं मारा जा सकता था। पाखी की मौत श्रद्धा के लिए बहुत बड़ा झटका होगी। इससे श्रद्धा निश्चित रूप से चाहती होगी कि वह मर जाए। बटलर के हाव भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वैशाली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी। उसे लगा कि पाखी को शायद अनजाने में पता चल गया कि उसने श्रद्धा को मारने के लिए किसी को भेजा है। पाखी ने शायद इसलिए फांसी लगाई क्योंकि उसे लगा कि श्रद्धा निश्चित रूप से मर चुकी है। श्रद्धा ने भी यही सोचा। हालांकि हर बात की पुष्टि होनी जरूरी थी। उसने खुद को कुछ न कहने के लिए मजबूर किया। इसके बजाय वह दरवाजे से बाहर निकल गई और सीधे पीछे के पहाड़ की ओर चल पड़ी। चलो हम भी देखते हैं, वैशाली ने जल्दी से कहा। आखिरकार कॉन्सर्ट यहाँ था। परिवार की कार्यकारी मुखिया के रूप में वह सिर्फ खड़ी होकर नहीं देख सकती थी। इसके अलावा वह व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करना चाहती थी कि पाखी मर चुकी है। अगर वह मर जाती तो वह बहुत खुश होती। उन्हें भागते हुए देखकर अन्नया ने चौंक कर पूछा, पिताजी, क्या आंटी पाटिल की माँ पेड़ पर चढ़ने के बाद नीचे नहीं उतर पा रही हैं? क्योंकि बटलर ने अभी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए अन्नया ने सोचा कि पाखी पेड़ से नीचे नहीं उतर सकती। यही रिया, अलीशा और राधिका ने सोचा। आखिरकार छोटी लड़कियां अभी छोटी थीं और उन्हें नहीं पता था कि फांसी लगाकर मरने का कोई तरीका भी होता है। राज मेहरा ने तुरंत अपनी बेटियों के मन की बात समझ ली, इसलिए उन्होंने सहजता से कहा, कुछ। अरे ऐसा नहीं चलेगा। मैं एक बार बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया था और नीचे नहीं उतर पाया था। ये बहुत डरावना था। राधिका ने जल्दी से राज मेहरा को पीछे खींच लिया। पिताजी, चलो हम भी एक बार देखते हैं। अगर आंटी पाटिल की माँ को मदद की जरूरत है तो संख्या में ही ताकत होती है। अन्या, रिया और अलीशा ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ, अपनी बेटियों को कितना मासूम और प्यार करने वाला देखकर राज मेहरा सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने अपनी बेटियों को ज्यादा पास न आने देने का मन बना लिया। फांसी पर लटका हुआ व्यक्ति बहुत भयानक लग रहा था। वह नहीं चाहते थे कि बच्चे डर जाएं। इस समय पाटिल परिवार के आंगन में पहाड़ के पीछे श्रद्धा ने देखा कि पाखी एक पेड़ के नीचे लेटी हुई है, जिस पर एक लंबा सफेद कपड़ा लटका हुआ है। पाटिल परिवार के कुछ नौकर पाखी की लाश के पास खड़े होकर धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। माँ, श्रद्धा कांपते हुए शरीर के साथ पाखी की लाश के पास घुटनों के बल बैठी और उसे पागलों की तरह धक्का दिया। माँ, उठो। काफी देर तक धक्का देने के बाद उसने देखा कि पाखी हिली नहीं और उसका शरीर पहले से ही अकड़ चुका था। श्रद्धा के आंसू तुरंत गिर पड़े और उसकी आंखें लाल और पीड़ा से भरी हुई थीं। वैशाली और बाकी लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव थे। तुमने मेरी माँ को मरने पर मजबूर कर दिया होगा। इस समय श्रद्धा अपना आपा खो बैठी। उसने अपना खंजर निकाला और वैशाली पर हमला करने ही वाली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? करुण पाटिल और दूसरे बुजुर्ग तुरंत वैशाली के सामने खड़े हो गए। उनके शक्तिशाली दबाव के कारण श्रद्धा के चेहरे पर भाव बदल गए और वह एक कदम पीछे हटने को मजबूर हो गई।
सत्यम सिंह ने जल्दी से उसे पीछे खींचा और अपना सिर हिलाया। मिस, जल्दबाजी मत करो। अब वे पाटिल परिवार से घिरे हुए थे। अगर श्रद्धा पहले हमला करती तो पाटिल परिवार को उस पर हमला करने का बहाना मिल जाता। वैशाली ने दूर से राज मेहरा की ओर देखा और नाक भान सिकोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें और इस औरत को चाहे जितना भी मारना चाहूं, मैं उसे यहाँ पीछे के पहाड़ पर फांसी लगवाने की इतनी हद तक नहीं जाऊंगी। छोटी कुतिया, सिर्फ इसलिए यहाँ बेशर्मी मत करो कि तुम्हें कौंसर की मदद मिल रही है। श्रद्धा गुस्से से कांप उठी। वैशाली ने भले ही सीधे हमला नहीं किया, लेकिन वह निश्चित रूप से अपराधी था जिसने पाखी को मौत के घाट उतार दिया। इस समय उसने अपने दिल में कसम खाई कि वह वैशाली और करुण पाटिल से बदला जरूर लेगी। दांत पीसते हुए श्रद्धा ने अपने दुख को दबाया और पाखी की लाश को ले जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वह नीचे झुकी, उसके गले में जैद सिकाडा पेंडेंट गिर गया। ये पेंडेंट देखकर श्रद्धा की आंखें चमक उठीं। जब मैं 5 साल की थी तब पिताजी ने मुझे ये जैद सिकाडा दिया था। उन्होंने कहा कि यह पेंडेंट अपने आप में एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय प्राइमर है। इससे आप एक संत श्रेणी की 7 खजाने वाली आत्मा वापसी की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, जो एक दिन से भी कम समय पहले मरने वाले लोगों को बचा सकती है। अब जब तक मुझे 7 खजानों की आत्मा वापसी की गोली का फॉर्मूला मिल जाए, मैं माँ को बचाने के लिए एक अमर गोली बना सकती हूँ। श्रद्धा को अचानक लगा कि जब उसके पिता ने उसे यह जैद सिकाडा दिया था तो शायद उसे आज की स्थिति का अंदाजा था। ये सोचते ही श्रद्धा ने वैशाली की ओर विनती भरी निगाह से देखा। चाची, कोई बात नहीं, मेरी माँ निर्दोष है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे एक बार गोली सूत्र मंडप में प्रवेश करने दे ताकि मैं एक औषधीय गोली का फॉर्मूला खोज सकूं जो मेरी माँ को बचा सके। चूंकि गोली सूत्र मंडप पर पाटिल परिवार का कड़ा पहरा था, इसलिए परिवार के मुखिया या कार्यवाहक परिवार के मुखिया की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए हालांकि वह वैशाली से दिल से नफरत करती थी, फिर भी अपनी माँ के लिए वह विनम्रतापूर्वक विनती करने को तैयार थी। हालांकि उसकी विनती पर वैशाली ने और भी कठोर अपमान किया। पिलसूत्र मंडप हमारे परिवार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तुम जैसी छोटी कुतिया कैसे प्रवेश कर सकती है? आयुष पाटिल, करुण पाटिल और अन्य लोग उपहासपूर्ण भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि आप किसी मृत व्यक्ति को बचाना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक संत श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करना होगा। भले ही मैं आपको गोली का फॉर्मूला दे दूं, क्या आप अपनी क्षमता से इसे परिष्कृत कर सकते हैं? ये सही है। मुझे मत बताओ कि तुम सोचते हो कि तुम ऐसी अमर गोली को परिष्कृत कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम दिव्य किसान कड़ाही से संवाद कर सकते हो। इच्छाधारी सोच कितनी बेवकूफ़ी है। वैशाली ने फिर दबंगई से हाथ हिलाया। चलो, वह समझ गई कि राज मेहरा और श्रद्धा की मुलाकात शायद अभी अभी हुई है। राज मेहरा के पाटिल परिवार में आने का कारण शायद श्रद्धा को उसकी मां को ले जाने देना था। अन्यथा श्रद्धा निश्चित रूप से अपनी आवाज़ कम करके उससे पिलसूत्र मंडप में प्रवेश करने की भीख नहीं मांगती। और अगर राज मेहरा बोल देते तो वैशाली मना करने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है, मैं चलती हूँ। श्रद्धा की आंखें लाल थीं और वह अपने आंसू रोकते हुए पीछे मुड़ी। पाखी को सफ़ेद कपड़े में लपेटने के बाद उसने उसकी लाश को अपनी पीठ पर लाद लिया। उसकी पीठ पर सीधी पड़ी लाश अवर्णनीय रूप से वीरान लग रही थी। मिस, मैं आपकी मदद करूं? सत्यम सिंह जल्दी से आगे बढ़ा। श्रद्धा ने अपना सिर हिलाया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। ये देखकर वैशाली करुण पाटिल की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। उन्हें श्रद्धा में निर्दयता का भाव दिखाई दिया। इससे उन्हें एक अकल्पनीय खतरे का एहसास हुआ जिससे वे बेचैन हो उठे। इस प्रकार उनकी आंखों में एक ही समय में गहरी हत्या की मंशा दिखाई दी। जल्द ही श्रद्धा लाश को राज मेहरा के पास ले गई और थोड़ा झुकी। आने के लिए धन्यवाद पति, अन्यथा मैं अपनी मां को नहीं ला पाती। वह अच्छी तरह जानती थी अगर राज मेहरा न होते तो पाखी की लाश ले जाने की बात तो भूल ही जाए, वह भी कब की मर चुकी होती। ये देखकर कि श्रद्धा जाने वाली है, राधिका जल्दी से आगे बढ़ी और पूछा, आंटी, क्या आपकी माँ वाकई पुनर्जीवित नहीं हो सकती? हालांकि वह पाखी की हालत नहीं देख सकती थी, फिर भी राधिका समझ गई कि वह पहले ही मर चुकी है। हाँ, श्रद्धा ने उदास होकर आह भरी। मैं मूल रूप से एक औषधीय गोली को परिष्कृत करके आजमाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे औषधीय गोली का फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं पता। मेरे पास आजमाने का मौका भी नहीं है। ऐसा कहकर उसने अपने आंसू दबा लिए और जाने से पहले राज मेहरा को थोड़ा सा झुकाया। इससे पहले कि वह 2 कदम चल पाती, उसे अचानक लगा कि किसी ने उसकी कमर पर हाथ मारा है। उसने पलटकर देखा और अनया और दूसरी लड़कियों को देखा। अनया ने कहा, आंटी, मेरे पिता किसी भी औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। रिया ने सिर हिलाया। ये सही है, मेरे पिता की औषधीय गोली ने एक सम्राट, एक राक्षस और एक बहुत प्यारे बच्चे को बचाया। अलीशा ने सहानुभूतिपूर्ण भाव प्रकट किया। माँ के बिना एक व्यक्ति बहुत दयनीय होता है। आंटी, हम आपको ऐसे दर्द में नहीं देखना चाहते। राधिका ने जल्दी से पलटकर राज मेहरा की जान को गले लगा लिया। डैडी, आप निश्चित रूप से आंटी को बचा सकते हैं, है ना? राज मेहरा की नज़र श्रद्धा के जैद सिकाडा पेंडेंट पर पड़ी और उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, अध्याय 166। राज मेहरा एक नज़र में बता सकते थे कि श्रद्धा पाटिल की गर्दन पर जैद सिकाडा पेंडेंट एक अत्यंत दुर्लभ जैद था।
इस जैड को दीर्घायु जैड कहा जाता था और इसे अथाह स्वर्ग में दीर्घायु समुद्र नामक स्थान पर उत्पादित किया गया था। परम रहस्यवादी सूत्र के अभिलेखों के अनुसार ये दीर्घायु जैड जीवन के साथ एक आध्यात्मिक वस्तु थी। ये समुद्र के नीचे बढ़ता था और हर 9000 साल में परिपक्व होता था। अगर इसे गोली शोधन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसे संत रैंक 7 खजाने आत्मा वापसी गोली में परिष्कृत किया जा सकता है। जहां तक 7 खजाने आत्मा वापसी गोली की बात है, इसका उपयोग श्रद्धा पाटिल की मां को बचाने के लिए किया जा सकता है। इस सबसे महत्वपूर्ण सामग्री के कारण और चून की अनन्या और अन्य लोग श्रद्धा पाटिल की मां के कारण लगभग रो पड़े थे, इसलिए राजमेहरा ने पाखी को बचाने में मदद करने का फैसला किया। राजमेहरा के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर श्रद्धा पाटिल खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक पाईं। चून की कंसोर्ट ने ऐसा कहा है, इसका मतलब है कि वह निश्चित रूप से 7 ट्रेजर सोल रिटर्न पिल को परिष्कृत कर सकता है। उसने जल्दी से पाखी की लाश को जमीन पर रख दिया और प्रणाम किया। अगर तुम मेरी मां को बचाओगे तो मैं तुम्हें चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। राजमेहरा ने शांति से कहा, तुम्हारे पास दीर्घायु जैड है, ये सब तुम्हारा अपना श्रेय है। गोली को परिष्कृत करना तो बस एक केक का टुकड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां दुखी हों, इसलिए इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा पाटिल ने विस्मय से देखा। ये सही है, कंसोर्ट किस तरह का व्यक्ति था। वह स्वाभाविक रूप से बार बार उसके जैसी नीच महिला की मदद नहीं करेगा। उसने गोलियों को परिष्कृत करने में उसकी मदद की क्योंकि वह अपनी बेटियों को खुश करना चाहता था। ये सोचकर श्रद्धा पाटिल भावुकता से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाईं। महारानी मिस्टिक आइस वाकई समझदार थीं कि उन्हें कंसोर्ट जैसा अच्छा आदमी मिला। हालांकि राजमेहरा ने कहा कि इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रद्धा पाटिल ने असभ्य होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से राजमेहरा को अपना सम्मान और आभार दिखाने के लिए 3 बार प्रणाम किया। इस समय वैशाली, करुण पाटिल, आयुष पाटिल और अन्य लोग चौंक गए। वे खुद को शांत भाव से चर्चा करने से नहीं रोक पाए। कंसोर्ट ने कहा कि वह श्रद्धा पाटिल को 7 ट्रेजर सोल रिटर्न पिल को परिष्कृत करने में मदद करना चाहता था। क्या तुम लोगों ने सुना? मैंने सुना। इसके अलावा कंसोर्ट ने कहा कि गोलियों को परिष्कृत करना बहुत आसान है। इस 7 खजाने वाली आत्मा वापसी की गोली एक संत श्रेणी की औषधीय गोली है। शोधन की सफलता दर सैकड़ों हजारों में से एक है, लेकिन कॉन्सर्ट इतना आश्वस्त है जैसा कि महारानी मिस्टिक आइस के आदमी से उम्मीद थी। वैशाली ने फिर करुण पाटिल की ओर देखा और जल्दी से सभी को राजमेहरा के पास ले आए। वैशाली ने झुककर कहा, चून की कॉन्सर्ट गोलियां परिष्कृत करना चाहती है, इसलिए पाटिल परिवार आपके साथ सहयोग करने को तैयार है। करुण पाटिल और आयुष पाटिल के चेहरे पर भी चापलूसी के भाव थे। उनके लिए चून की राजमेहरा श्रद्धा पाटिल को गोलियां परिष्कृत करने में मदद करने के लिए सहमत हो गए थे, इसलिए वे केवल गोली खा सकते थे और राजमेहरा की मदद कर सकते थे। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे राजमेहरा को संत श्रेणी की औषधीय गोलियां परिष्कृत करते हुए देखने का अवसर ले सकते थे। पाटिल परिवार जैसे पिलकिंग कबीले के लिए संत श्रेणी की औषधीय गोलियां बेहद दुर्लभ थीं। पिछले परिवार के मुखियाओं के लिए अपने जीवन काल में 1 या 2 को परिष्कृत करना पहले से ही एक चमत्कार था। इसलिए यह स्पष्ट था कि राजमेहरा का गोली शोधन अनुभव पाटिल परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण था। ये देखकर कि पाटिल परिवार राजमेहरा की कितनी चापलूसी कर रहा था, श्रद्धा पाटिल ने तिरस्कार की एक झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक पाया। फिर से सोचने पर पाटिल परिवार क्या था? शक्तिशाली कॉन्सर्ट के सामने वे केवल घुटने टेक सकते थे और उसे खुश कर सकते थे। हाँ, राजमेहरा ने सहजता से सिर हिलाया और अपनी बेटियों को वैशाली और अन्य लोगों की अगुवाई में वापस सामने के यार्ड में ले गए। दूसरी ओर श्रद्धा पाटिल पाखी की लाश को ले जा रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, केवल खुशी थी। माँ, कॉन्सर्ट से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला, यह आपका भी सौभाग्य है। पाटिल परिवार के सामने के यार्ड में पहुंचने के बाद राजमेहरा ने लापरवाही से एक गोली का फॉर्मूला लिखा और श्रद्धा पाटिल को सामग्री तैयार करने दिया। कुछ ही देर में श्रद्धा पाटिल राजमेहरा के अनुरोध के अनुसार सभी आवश्यक जड़ी बूटियां ले आईं। वैशाली आगे बढ़ी और अपने स्टोरेज रिंग से एक पूरी तरह से बैंगनी रंग की कड़ाही निकाली, जिसके चारों ओर कई बिजली और आग की रोशनी चमक रही थी। पत्नी, ये हमारे पाटिल परिवार में दिव्य किसान कड़ाही के अलावा सबसे अच्छी भट्टी है। इस कड़ाही को बैंगनी थंडर कड़ाही कहा जाता है। यह एक धर्म खजाने के स्तर की जादुई कलाकृति है। उसने सोचा कि उसे राजमेहरा के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने कड़ाही चढ़ाने के बारे में सोचा। हालांकि दिव्य किसान कड़ाही एक असंख्य खजाना था जिसमें एक कलाकृति आत्मा थी। इसे वश में करना बेहद मुश्किल था। वह राजमेहरा को प्रसन्न करने के लिए केवल बैंगनी थंडर कॉल्ड्रॉन का उपयोग कर सकती थी, जो दिव्य किसान कॉल्ड्रॉन से थोड़ा कमतर था। कोई जरूरत नहीं है। राजमेहरा ने पर्पल थंडर कॉल्ड्रॉन की तरफ देखा भी नहीं। तायान पिल स्क्रॉल और अपने ग्रेट सेंट रियल्म कल्टीवेशन के साथ गोलियों को परिष्कृत करना उसके लिए बच्चों का खेल था। पर्पल थंडर कॉल्ड्रॉन जैसी किसी भी फैंसी चीज की जरूरत नहीं थी। हाँ, वैशाली ने जल्दी से पर्पल थंडर कॉल्ड्रॉन को हटा दिया। उसने, करुण पाटिल और बाकी लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि कॉन्सर्ट के पास बेहतर पिल फनेस थी। हालांकि राजमेहरा की बात की हरकतों ने उन्हें चौंका दिया।
राज मेहरा ने श्रद्धा पाटिल से पानी उबालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बैंगनी मिट्टी की कढ़ाई निकालने को कहा और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इसे आध्यात्मिक आग में बदलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित किया। 3 सेकंड से भी कम समय में एक अतुलनीय सुगंधित सुगंध पूरे हॉल में भर गई। इस सुगंध से अजीब दिव्य शक्ति का भी संकेत मिल रहा था, जिससे लोगों में विस्मय की भावना पैदा हो रही थी। जब राज मेहरा ने बैंगनी मिट्टी के बर्तन का ढक्कन खोला तो एक 7 रंग की औषधीय गोली उड़कर उसकी हथेली में आ गई। इस औषधीय गोली को करीब से देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। हमारे परिवार के रिकॉर्ड के अनुसार निम्न श्रेणी की सेंट रैंक 7 ट्रेजर सोल रिटर्न पिल के चारों ओर 3 दिव्य रोशनी हैं। मध्यम श्रेणी की सेंट रैंक में 5 दिव्य रोशनी हैं और केवल उच्च श्रेणी की सेंट रैंक में 7 दिव्य रोशनी हैं। हे भगवान, दूसरे शब्दों में कॉन्सर्ट ने बैंगनी मिट्टी के बर्तन से जो परिष्कृत किया वह वास्तव में एक उच्च श्रेणी की सेंट रैंक सुपर अमर गोली थी। अविश्वसनीय, वास्तव में अविश्वसनीय। मैं 4000 साल से जी रहा हूं, लेकिन मैं बैंगनी मिट्टी के बर्तन से सुपर अमर गोली को परिष्कृत करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। एक पल के लिए सभी के चेहरे राज मेहरा के लिए प्रशंसा और विस्मय से भर गए। उसी समय पाटिल परिवार के पैतृक हॉल में दिव्य किसान कढ़ाई को एक विशेष आत्मा कलाकृति के साथ सील कर दिया गया था। कढ़ाई के शरीर पर 9 गोलाकार छेद एक ही समय में एक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित करते थे। दिव्य किसान कढ़ाई के चारों ओर एक अजीब सा प्रभामंडल छाया हुआ था, जैसे कि वह अचानक सक्रिय हो गया हो। सामने के यार्ड हॉल में सभी के घबराए हुए ध्यान के तहत श्रद्धा पाटिल ने राज मेहरा द्वारा परिष्कृत 7 खजाने आत्मा वापसी अमृत को पाखी के मुंह में डाल दिया। पलक झपकते ही पाखी की गर्दन पर घाव पूरी तरह से गायब हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। वह वास्तव में जीवित है, जैसा कि एक उच्च श्रेणी के संत रैंक सुपर अमर गोली से उम्मीद की जाती है। ये वास्तव में मृतकों को पुनर्जीवित कर सकती है। पत्नी की गोली शोधन उपलब्धियां वास्तव में चरम पर पहुंच गई हैं। उन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता है। हर कोई फिर से उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ये देखकर कि वे राज मेहरा की कितनी प्रशंसा करते हैं, अनन्या और अन्य लोग खुश थे। राधिका ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई। मुझे पता था कि डैडी निश्चित रूप से लोगों को बचाने के लिए एक अमर गोली बना सकते हैं। रिया ने भी अपना हाथ उठाया। हाँ, मेरे पिता ने चमत्कारिक रूप से फिर से किसी को बचाया। अनन्या और अलीशा ने गर्व के भाव के साथ राज मेहरा के दोनों पैरों को गले लगाया। जब तक कोई उनके पिता की प्रशंसा करता है तब तक वे इसे सुनकर बीमार नहीं होंगे, भले ही वे इसे 10,000 बार सुने। ये देखकर कि ये 4 प्यारे बच्चे राज मेहरा की कितनी प्रशंसा करते हैं और उन्हें कितना प्यार करते हैं, वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। जैसा कि कॉन्सर्ट से उम्मीद की जाती थी, उनके पास शानदार क्षमताएं थीं और उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से की थी। उनकी मदद से यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि महारानी मिस्टिक आइस नॉर्थ मिस्टिक हेवन को नियंत्रित कर सकती थी और महारानी की स्थिति में मजबूती से बैठ सकती थी। इस समय पाखी पहले ही जाग चुकी थी। उसने चौंककर चारों ओर देखा। मैं मरी नहीं हूँ, क्या मैं सपना देख रही हूँ? श्रद्धा पाटिल ने उत्साह से उसे गले लगाया। माँ, तुम मरी नहीं हो, तुम सपना नहीं देख रही हो। यह पाखी ने श्रद्धा पाटिल के शरीर का तापमान महसूस किया और पुष्टि की कि वह सपना नहीं देख रही थी। क्या मैं किसी भगवान से मिली? उसे लगा कि केवल अमर ही उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। यह अमर नहीं है। कॉन्सर्ट ने तुम्हें बचाया। श्रद्धा पाटिल का चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था और उसकी बादाम के आकार की आंखें बेहद कोमलता से राज मेहरा को देख रही थीं। पाखी ने जल्दी से राज मेहरा को देखा और दंग रह गई। कॉन्सर्ट अमर नहीं था, लेकिन वह एक अमर की तरह दिख रहा था। फिर उसने जल्दी से राज मेहरा को प्रणाम किया और उसे धन्यवाद दिया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद कॉन्सर्ट। ये सब आपकी बदौलत है कि मेरी बेटी और मैं अब जीवित हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। जिस क्षण उसने राज मेहरा को देखा, उसे पता चल गया कि राज मेहरा की मदद की वजह से श्रद्धा पाटिल की मौत नहीं हुई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, श्रद्धा पाटिल के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई। वह खड़ी हो गई और दृढ़ निश्चयी भाव से आयुष पाटिल की ओर देखने लगी। आयुष पाटिल, तुम और मैं पिता की जैविक संतान हैं। अब मैं परिवार के मुखिया के पद के लिए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? अध्याय 167। शुरू में श्रद्धा पाटिल का कभी भी परिवार के मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इरादा नहीं था। हालांकि स्थिति दबावपूर्ण थी। पाटिल परिवार ने उसे आयुष पाटिल का प्रतिद्वंद्वी माना और उसे मारना चाहता था। वह वैशाली, करुण और यहाँ तक कि आयुष पाटिल की आंखों में सतर्कता और हत्या की मंशा कैसे नहीं देख सकती थी। जहां तक उसका सवाल है, उसे पूरे रास्ते तक पीछा किया गया और लगभग बलात्कार करके मार डाला गया। ये सब उसकी आदरणीय चाची वैशाली और उसके दूसरे चाचा करुण ने मिलकर रचा था। उसकी माँ पाखी को भी इन लोगों की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब वे सभी बच गए थे, लेकिन ये केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि राज मेहरा मौजूद थे। अगर राज मेहरा चले गए तो श्रद्धा पाटिल को यकीन था कि पाटिल परिवार उन दोनों को मारने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में जवाबी हमला करने की पहल करना बेहतर था। तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? आयुष पाटिल ने जब श्रद्धा पाटिल की बातें सुनी तो वह दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी कोमल बहन उसे सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत करेगी।
दूसरी बार सोचने पर वह खुद को आत्मसंतुष्ट महसूस करने से नहीं रोक सका। 5 साल पहले ही वह दिव्य किसान कड़ाई से संवाद करने और उसे 3 सुनहरी रोशनी से चमकाने में सक्षम था। 3 सुनहरी रोशनी उसके और श्रद्धा सैनी के बीच एक मौन समझ का प्रतिनिधित्व करती हैं। और कल श्रद्धा पाटिल ने दिव्य किसान कड़ाई को केवल एक सुनहरी रोशनी से चमकाया था। ये 3 से 1 था। ये जानने के लिए बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि कौन बेहतर था। वैशाली और करुण भी श्रद्धा पाटिल की बातों से थोड़ा चौंक गए। फिर उनकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत दिखाई दिया। उन्होंने बहुत पहले ही श्रद्धा पाटिल की हड्डियों में क्रूरता देखी थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी जल्दी पलटवार करेगी। सौभाग्य से क्यूई की कीमिया की उपलब्धियां बहुत असाधारण हैं। वह इस छोटी कुतिया की चुनौती से नहीं डरता। वैशाली ने तुरंत एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट किया। कीमिया साधना स्वर्ग में चढ़ने से भी कठिन थी। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा उनकी बेहतर गोली शोधन तकनीकों की साधना के पीछे 4 अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण कारक थे। भाग्य, संगति, कानून और भूमि। भाग्य का मतलब था धन और संपदा। साथियों का मतलब था रक्षक या दाव साथी। कानून का मतलब था विधियां। भूमि का मतलब था गोली शोधन के लिए स्थान। चूंकि उसने पाटिल परिवार के कार्यवाहक मुखिया का पद प्राप्त किया था, इसलिए वैशाली ने वर्षों से आयुष पाटिल की बहुत मदद की थी। दाव साथी के अलावा पूरे परिवार की संपत्ति, कीमिया शास्त्र और कीमिया कलाकृतियां सभी का उपयोग उसके द्वारा किया जाता था। और परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद श्रद्धा पाटिल की हैसियत गिर गई। वह इनमें से किसी भी संसाधन को छू नहीं सकती थी। वैशाली को पूरा भरोसा था कि आयुष पाटिल श्रद्धा पाटिल को पाटिल परिवार से बाहर निकालने में जरूर सफल होगा। इस लड़की को अपनी हदें नहीं पता। पाटिल परिवार के बड़े बुजुर्ग और अन्य उच्च पदस्थ लोगों ने श्रद्धा पाटिल पर सिर हिलाया। श्रद्धा पाटिल के बारे में सभी के संदेह को देखते हुए पाकी ने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। जुन्याओ, जल्दबाजी मत करो, श्रद्धा पाटिल ने दृढ़ता से कहा। यह मामला जल्द या बाद में सुलझ जाएगा। क्यों न हम आयुष पाटिल के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें, जबकि कॉन्सर्ट मौजूद है। जब आयुष पाटिल ने यह सुना तो उसने जोर से कहा, ठीक है, कृपया गवाह बनो कॉन्सर्ट। उसने मन ही मन सोचा, श्रद्धा पाटिल ने मुझे सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। अगर वह सहमत नहीं होता तो भविष्य में परिवार का मुखिया बनने पर भी सभी को मनाना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा उसे पूरा भरोसा था कि अपनी ताकत से वह निश्चित रूप से इस घमंडी लड़की श्रद्धा पाटिल को हरा सकता है। वैशाली ने भी सिर हिलाया। चूंकि आप सभी ने तय कर लिया है तो चलिए एक ही राउंड में विजेता का फैसला करते हैं। पाटिल परिवार के सभी बुजुर्गों और उच्च अधिकारियों ने एक साथ राज मेहरा को प्रणाम किया। पत्नी, कृपया साक्षी बने। जरूर। इस बिंदु पर राज मेहरा ने सहमति में सिर हिलाया। फिर राज मेहरा को हॉल के बीच में आराम कुर्सी पर बैठाया गया। वैशाली और बाकी लोग किनारे पर खड़े हो गए। बीच की सीट श्रद्धा पाटिल और आयुष पाटिल के लिए छोड़ दी गई ताकि वे मौके पर ही मुकाबला कर सकें। आयुष पाटिल ने आत्मविश्वास से कहा, बस एक गोली का नाम बताए और हम उसका इस्तेमाल करके मुकाबला करेंगे। वर्तमान में वह पहले से ही निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। यह उसकी उम्र में पहले से ही बेहद प्रभावशाली था। उसकी पिछली समझ के अनुसार श्रद्धा पाटिल अधिकतम मध्यम श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की औषधीय गोलियों को ही परिष्कृत कर सकती थी। श्रद्धा पाटिल ने अपना सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। उसे लगा कि अगर वह आयुष पाटिल द्वारा प्रस्तावित गोली से आयुष पाटिल को हरा सकती है तो वह पाटिल परिवार के इन लोगों को डराने में सक्षम होगी। उसकी बातें सुनकर वैशाली और करुण ने भी इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा और उनकी आंखों में हत्या का इरादा तुरंत मजबूत हो गया। आयुष पाटिल ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो एक एक एम्परर एक्सट्रीमिटी पिल को परिष्कृत करें और देखें कि कौन बेहतर है। हाँ, श्रद्धा पाटिल ने सिर हिलाया। एम्परर एक्सट्रीमिटी पिल एक औषधीय गोली थी जिसे सभी कीमिया साधकों को सीखना था। हालांकि यह औषधीय गोली बहुत आम थी, लेकिन शोधन प्रक्रिया के लिए अत्यधिक उच्च प्रतिभा और तकनीक की आवश्यकता थी। हालांकि सफलता की दर बहुत अधिक थी, लेकिन गलती से इसका ग्रेड बदलना बहुत आसान था। उदाहरण के लिए, सम्राट चरम गोली, जिसे मूल रूप से उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की गोली में परिष्कृत किया जा सकता था, गलती के कारण मध्यम श्रेणी या निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की गोली बन सकती है। इसलिए सम्राट चरम गोली को परिष्कृत करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। इससे उन्हें यह भी पता चल जाता कि उसके और आयुष पाटिल के बीच कौन अधिक उत्कृष्ट है। इस समय वैशाली ने कहा, कोई उनके लिए एक ही गुणवत्ता और एक ही मात्रा में जड़ी बूटियों के 2 कड़ाई तैयार कर दे। श्रद्धा पाटिल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसे विश्वास था कि राज मेहरा के रहते वैशाली निश्चित रूप से कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगी। जल्द ही सारी भट्टी और जड़ी बूटियां तैयार हो गईं और उन दोनों को वितरित कर दी गईं। चलो शुरू करते हैं। वैशाली के बोलने के बाद श्रद्धा पाटिल और आयुष पाटिल ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के दौरान सभी को एहसास हुआ कि आयुष पाटिल बेहद कुशल थे, जबकि श्रद्धा पाटिल अपेक्षाकृत धीमी थीं। इस पर वैशाली और अन्य लोगों ने खुद को सिर हिलाकर स्वीकार किया। आयुष पाटिल वास्तव में पाटिल परिवार के उत्तराधिकारी बनने के योग्य थे। दृश्य में उनका प्रदर्शन परिवार के पालन पोषण के योग्य था। लगभग 5 मिनट बाद आयुष पाटिल के सामने की भट्टी में सबसे पहले सुगंध फैली।
सभी ने ध्यान से सूंघते हुए प्रशंसा के भाव प्रकट किए। ये गोली सुगंधित है और इसका स्वाद शुद्ध है। ये निश्चित रूप से निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की गोली से कम नहीं है। केवल 5 मिनट में स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना, वास्तव में वह बहुत प्रतिभाशाली है। सभी की प्रशंसा का सामना करते हुए आयुष पाटिल बहुत खुश हुए। उन्होंने गोली निकाली और उसे ऊपर उठाया। सभी ने अपनी निगाहें केंद्रित की और उनकी और भी अधिक प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। हे भगवान, यह एक मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की सम्राट चरम गोली है। प्रभावशाली, प्रभावशाली। जब यह मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी पर पहुंची तो सम्राट चरम गोली हल्के बैंगनी रंग की थी। इसकी ग्रेड इसके स्वरूप से देखी जा सकती थी। उफ! जैसे ही आयुष पाटिल मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की सम्राट चरम गोली को पकड़े हुए थे और श्रद्धा पाटिल को गर्व से देख रहे थे, उन्होंने वास्तव में इसे परिष्कृत करना समाप्त कर दिया। ये सुगंध आयुष पाटिल के हाथ में सम्राट चरम गोली से भी अधिक सुगंधित थी। जब सभी ने इसे सूंघा तो उन्होंने चौंकने वाले भाव प्रकट किए। उन्हें इस बात का पक्का एहसास था कि श्रद्धा पाटिल की सम्राट चरम गोली आयुष पाटिल की तुलना में बेहतर थी। मुझे खेद है, आप हार गए। श्रद्धा पाटिल ने फिर सम्राट चरम गोली निकाली और सभी को दिखाने के लिए उसे ऊपर उठाया। स्विश! तुरंत सभी लोग चौंककर चिल्ला उठे। शुद्ध बैंगनी, यह एक उच्च श्रेणी का स्वर्ग श्रेणी सम्राट चरम गोली है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? एक उच्च श्रेणी के स्वर्ग श्रेणी सम्राट चरम गोली की सफलता दर 1000 में 1 है। इसके अलावा उसने इतने कम समय में इसे कैसे परिष्कृत किया? इस समय न केवल वैशाली, करुण और आयुष पाटिल, बल्कि पूरे पाटिल परिवार के उच्च वर्ग के लोग दंग रह गए। उन्हीं सामग्रियों और उन्हीं भट्टी के साथ श्रद्धा पाटिल वास्तव में एक उच्च श्रेणी के स्वर्ग श्रेणी सम्राट चरम गोली को परिष्कृत कर सकती थी। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह आयुष पाटिल से अधिक प्रतिभाशाली थी। और कल ही की बात है कि वह दिव्य किसान कड़ाही से केवल एक सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित कर सकी जो आयुष पाटिल की 3 स्वर्णिम रोशनी से कहीं कमतर था। दूसरे शब्दों में, कल उसकी कीमिया की उपलब्धियां आयुष पाटिल की तुलना में 2 स्तर कम थीं। वह एक दिन में इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? श्रद्धा पाटिल ने सभी के भावों को समझा और शांति से कहा, मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी प्रतिभा के साथ मैं इतनी बड़ी प्रगति नहीं कर सकता, है ना? आयुष पाटिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बेशक। आपने मुझे तुरंत मात देने के लिए कौन सी विधि अपनाई? जब उसने ये पूछा तो वैशाली, करुण और बाकी लोगों ने भी कान खड़े कर लिए और श्रद्धा पाटिल के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। आखिरकार ऐसी बात दुर्लभ थी। अगर वे समझ नहीं पाते तो वे निश्चित रूप से न तो खा पाते और न ही चैन से सो पाते। श्रद्धा पाटिल मुस्कुराईं और सम्मानपूर्ण भाव से राज मेहरा की ओर देखने लगीं। हालांकि मेरी प्रतिभा सीमित है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे पास कॉन्सर्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखी गई गोली का फॉर्मूला है। ये भी यही गोली का फॉर्मूला था जिसने मुझे उच्च श्रेणी की सेंट रैंक औषधीय गोलियों के लिए जड़ी बूटियों के संयोजन और उपयोग अनुपात को समझने की अनुमति दी। वहां से इसने मेरी कीमिया समझ को प्रेरित किया और मुझे एक बार में एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक सम्राट पोलर गोली को परिष्कृत करने में मदद की। उसके शब्दों को सुनकर हर कोई प्रबुद्ध भाव से राज मेहरा को देखने से खुद को रोक नहीं सका। तो उसे कॉन्सर्ट की मदद मिली। कोई आश्चर्य नहीं, पत्नी की कीमिया उपलब्धियां चरम पर हैं। अगर वह श्रद्धा पाटिल को बेहतर बनाने में मदद करना चाहते हैं तो यह वास्तव में आसान होगा। अध्याय 168। तो ये कॉन्सर्ट की गोली का फॉर्मूला है। आयुष परेशान और हैरान दिखाई दिया। उसे स्वाभाविक रूप से याद आ गया। अभी अभी 7 खजाने की आत्मा वापसी की गोली को परिष्कृत करने के लिए राज मेहरा ने व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा के लिए एक गोली का फॉर्मूला लिखा था। कीमिया में राज मेहरा की उपलब्धियों के साथ भले ही वह गोली के फॉर्मूले को लापरवाही से लिख दे, ये संदर्भ के लिए काफी मूल्यवान होगा। इसके अलावा यह एक उच्च श्रेणी का संत रैंक गोली का फॉर्मूला था। भले ही वह जड़ी बूटियों के संयोजन का संदर्भ देता या विभिन्न जड़ी बूटियों के अनुपात का अध्ययन करता, ये किसी की कीमिया साधना के लिए बहुत मददगार होता। अरे, मैंने कॉन्सर्ट के लिए जड़ी बूटियां तैयार करने की पहल अभी क्यों नहीं की? अगर मैं अपनी आंखों से उस गोली के फॉर्मूले को देख पाता तो आखिरी हंसी मेरी ही होती। आयुष को बहुत पछतावा हुआ और उसकी आंखें निराशा से भर गईं। वैशाली के होश में आने के बाद उसने श्रद्धा को घृणा से देखा। किस आधार पर इस छोटी कुतिया को इतना अच्छा अवसर कैसे मिल गया? सिर्फ एक गोली के फॉर्मूले की वजह से इतने सालों में मैंने जो योजना बनाई थी वह बर्बाद हो गई। पत्नी के रहते पाटिल परिवार का नियंत्रण श्रद्धा से छिन ही जाएगा। करुण सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और आहें भरने लगा। उसने सोचा कि अगर पाटिल परिवार श्रद्धा के हाथों में पड़ गया तो वैशाली के साथ उसके संबंध का खुलासा हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रद्धा की निर्दयता के कारण वह निश्चित रूप से उसे और वैशाली को जाने नहीं देगी। ये सोचते ही करुण ने चुपके से अपना असली रूप प्रकट किया और श्रद्धा को थप्पड़ मार दिया। जब तक वह श्रद्धा को मारेगा वह अपनी मालकिन वैशाली की रक्षा कर सकेगा। धमाका! अचानक एक बहुत बड़ा बल करुण पर टूट पड़ा और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। उतरने के बाद करुण ने तुरंत अपने पैर फैलाए और मर गया। जब सभी ने ये देखा तो उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए और उन्होंने जल्दी से राज मेहरा की ओर देखा। राज मेहरा ने शांति से कहा, चूंकि मैं गवाह हूं इसलिए सभी गंदे काम वर्जित हैं।
फुफकार टिल्डा। ये सुनकर सभी चौंक गए। ये सही है। पत्नी की मौजूदगी के बावजूद चिंतित करुण ने वास्तव में श्रद्धा पर घात लगाने की हिम्मत की। क्या वह मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा था? वे पत्नी के अधिकार की अवज्ञा कैसे कर सकते थे? पत्नी बुद्धिमान है, करुण वास्तव में मरने के योग्य है। सभी ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। तभी पाटिल परिवार के बुजुर्गों ने श्रद्धा को प्रणाम किया। नमस्कार परिवार के मुखिया। अगर यह अभी होता तो ये लोग श्रद्धा को परिवार के मुखिया के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब स्थिति बहुत अलग थी। श्रद्धा ने गलती से राज मेहरा द्वारा दी गई गोली के फॉर्मूले को समझ लिया। इन बुजुर्गों की नज़र में यह वह अवसर था जो राज मेहरा ने श्रद्धा को दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो राज मेहरा की अप्रत्यक्ष मदद की वजह से ही श्रद्धा सुधर पाए। उसके और राज मेहरा के बीच पहले से ही गुरु शिष्य का रिश्ता है। इस समय अगर कोई फिर से श्रद्धा को निशाना बनाने की हिम्मत करता तो वह राज मेहरा को निशाना बनाता। ये एक ऐसी सीमा थी जिसे पाटिल परिवार ने बिल्कुल भी पार करने की हिम्मत नहीं की। वैशाली और आयुष के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए जब उन्होंने देखा कि पाटिल परिवार श्रद्धा का कितना सम्मान करता है। श्रद्धा ने सभी बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, चूंकि आप मुझे परिवार के मुखिया के रूप में सम्मान देते हैं, इसलिए मेरी आज्ञा मानिए और वैशाली और आयुष को पाटिल परिवार से बाहर निकाल दीजिए। श्रद्धा जानती थी कि वैशाली ने पिछले कुछ सालों में कई लोगों को नाराज किया है। एक बार जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो खुले और अंधेरे में दुश्मन शायद तुरंत उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, पाटिल कबीले के पहले बुजुर्ग ने तुरंत किसी को आदेश दिया कि वैशाली और आयुष को बांधकर पाटिल कबीले से बाहर निकाल दिया जाए। वैशाली और बाकी लोगों से निपटने के बाद पहले बुजुर्ग ने स्पिरिट स्टोन से बनी एक चाबी निकाली और श्रद्धा को सौंप दी। कुलपति, ये दिव्य किसान कड़ाही पर लगी सील को खोलने की चाबी है। पाटिल परिवार के नियमों के अनुसार दिव्य किसान कड़ाही का इस्तेमाल केवल पाटिल परिवार के पिछले मुखिया ही कर सकते थे, और एक बार परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद नए परिवार के मुखिया के कार्यभार संभालने से पहले दिव्य किसान कड़ाही को एक आत्मा कलाकृति में बंद कर दिया जाता था। केवल नए परिवार के मुखिया को ही चाबी का उपयोग करके आत्मा कलाकृति को खोलने और दिव्य किसान कड़ाही को उपयोग करने के लिए निकालने का अधिकार था। हाँ, धन्यवाद प्रथम एल्डर। श्रद्धा ने चाबी ली और थोड़ा झुककर प्रणाम किया। प्रथम एल्डर पाटिल परिवार में सबसे बुजुर्ग और सबसे वरिष्ठ थे। ये वही थे जिन्होंने अभी अभी उनके सामने समर्पण करने का बीड़ा उठाया था। यही कारण था कि पाटिल परिवार ने उन्हें इतनी जल्दी परिवार की मुखिया के रूप में स्वीकार कर लिया था। अरे नहीं, इस समय एक नौकर जल्दी से अंदर आया। क्या हुआ? श्रद्धा ने जल्दी से पूछा। नौकर ने कहा, परिवार के मुखिया, पैतृक हॉल में दिव्य किसान कड़ाही। अचानक सुनहरे प्रकाश से चमक उठी और एक समृद्ध औषधीय सुगंध फैल गई। मुझे नहीं पता कि यह औषधीय सुगंध हानिकारक है या नहीं, लेकिन मैं परिवार के मुखिया को सूचित करने के लिए यहाँ हूँ। पाटिल परिवार के प्रथम बुजुर्ग ने कहा। कुलपति, दिव्य किसान कड़ाही में अचानक परिवर्तन एक गंभीर मामला है। जल्दी करो और देखो। हाँ, श्रद्धा ने राज मेहरा को प्रणाम करने के बाद वह लोगों के एक समूह के साथ पैतृक हॉल में जल्दी से चली गई। ये देखकर कि पाटिल परिवार का मामला सुलझ गया था और उसने अपनी बेटियों से जो वादा किया था वह सब पूरा कर दिया था, राज मेहरा अनन्या और अन्य लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इस समय सामने के यार्ड के दाईं ओर पैतृक हॉल में पारदर्शी आत्मा कलाकृति में बंद दिव्य किसान कड़ाही सुनहरी रोशनी से चमक उठी। आत्मा कलाकृति से एक समृद्ध औषधीय सुगंध बह निकली और हवा भर गई। नौ सुनहरी रोशनी, इसका मतलब है कि दिव्य किसान कड़ाही ने पहले ही अपने मालिक को फिर से पा लिया है। ऐसा लगता है दिव्य किसान कड़ाही को पता चल गया होगा कि परिवार के मुखिया ने कार्यभार संभाल लिया है और परिवार के मुखिया को यहाँ आकर्षित करने के लिए एक सुनहरी रोशनी भेजी है। पाटिल परिवार के बुजुर्ग बेहद उत्साहित थे। दिव्य किसान कड़ाही एक असंख्य खजाने के स्तर की भट्टी थी जिसमें अपनी जन्मजात कलाकृति आत्मा थी। सभी 9 छिद्रों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो ये संकेत दे रही थी कि इसका नया मालिक पहले ही प्रकट हो चुका है। कहने की जरूरत नहीं है, सभी ने निर्धारित किया कि यह नया मालिक नया परिवार का मुखिया श्रद्धा था। कुलपति, जाओ इसे बाहर निकालो, पाटिल कबीले के पहले बुजुर्ग ने कहा। दिव्य किसान कड़ाही ने भी श्रद्धा को अपना स्वामी माना, जिसका मतलब था कि सभी का चुनाव सही था। श्रद्धा ने सिर हिलाया और चाबी से आत्मा की कलाकृति को खोलने और दिव्य किसान कड़ाही को बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ी। फुटिल्ड, उसके हाथ में दिव्य किसान कड़ाही और भी ज्यादा चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी। हाँ, पाटिल परिवार के पहले बुजुर्ग और अन्य लोगों ने हैरान भाव प्रकट किए। तार्किक रूप से कहें तो दिव्य किसान कड़ाही को अब अपनी सुनहरी रोशनी को रोक लेना चाहिए था। पाटिल परिवार में दिए गए अनुभव के अनुसार जब पाटिल परिवार के नए परिवार के मुखिया को दिव्य किसान कड़ाही की कलाकृति आत्मा की मान्यता प्राप्त हुई तो कलाकृति आत्मा 9 सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करती थी, जो ये दर्शाती थी कि नए परिवार के मुखिया के साथ उसकी मौन सहमति पूर्णता तक पहुंच गई थी। और जब नया परिवार का मुखिया इसे अपने शरीर पर ले जाता तो कलाकृति आत्मा शांत हो जाती और अपनी अधीनता दिखाने के लिए सुनहरी रोशनी को वापस ले लेती। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट थी। श्रद्धा के दिव्य किसान कड़ाही को छूने के बाद न केवल वह खुद को रोक नहीं पाए बल्कि सुनहरी रोशनी और भी तेज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इस समय ये सवाल सभी के मन में घूम रहा था और वे हैरान
थे। श्रद्धा की नज़र राज मेहरा पर पड़ी, जो बच्चों के साथ जा रहा था, और उसे एक विचार आया। क्या ये हो सकता है कि दिव्य किसान कढ़ाई मेरी वजह से नहीं, बल्कि पत्नी की वजह से चमक रही है? उसके शब्दों ने पाटिल परिवार के बुजुर्गों को प्रबुद्ध महसूस कराया। ये सही है, पत्नी की कीमिया सिद्धियां चरम पर हैं। शायद वही दिव्य किसान कढ़ाई की कलाकृति आत्मा को हिलाने वाला था। मात्र देवी, पत्नी को जल्दी से कोशिश करने दो। श्रद्धा ने सिर हिलाया और जल्दी से दिव्य किसान कढ़ाई के साथ राज मेहरा के पास पहुंची। पत्नी, ये हमारे पाटिल परिवार का दिव्य किसान कढ़ाई है। इसकी कलाकृति आत्मा आपको अपना स्वामी मान रही है। मुझे लगता है कि यह आपको ढूंढ रही है। जैसे ही उसने कहा, उसने सम्मानपूर्वक दिव्य किसान कढ़ाई को राज मेहरा के पास भेज दिया। राज मेहरा ने चंचलता से मुस्कुराया। ऐसी कोई चीज थी? पाटिल कबीले के प्रथम बुजुर्ग ने कहा, पत्नी कृपया इसे छुएं। राज मेहरा ने उदासीनता से हाथ बढ़ाया और दिव्य किसान कढ़ाई पर अपना हाथ रख दिया। तुरंत सुनहरी रोशनी गायब हो गई और अजीब औषधीय सुगंध गायब हो गई। दिव्य किसान कढ़ाई एक चंचल बच्चे की तरह थी। ये तुरंत राज मेहरा के सामने सम्मानजनक और स्थिर हो गई। ये देखकर श्रद्धा और पाटिल परिवार ने जानबूझकर मुस्कुराहट प्रकट की। जैसा कि अपेक्षित था, दिव्य किसान कढ़ाई ने पत्नी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। श्रद्धा ने जल्दी से कहा, यह अद्भुत खजाना बहुत बुद्धिमान है। यह जरूर कॉन्सर्ट की कीमिया में उपलब्धियों से प्रभावित हुआ होगा। सन्यासी, कृपया दिव्य किसान कढ़ाई को स्वीकार करें। पाटिल परिवार के सभी लोगों ने तुरंत कहा, कृपया हमें सम्मान दें। कॉन्सर्ट उनके लिए, ये दिव्य किसान कढ़ाई के लिए राज मेहरा को अपना स्वामी मानने की पहल करने का एक ईश्वर प्रदत्त अवसर था। अगर राज मेहरा ने इसे स्वीकार कर लिया, तो पाटिल परिवार का भविष्य निश्चित रूप से उनके संरक्षण में उज्ज्वल होगा। ये देखकर कि सभी कितने उत्साही थे, और यह विचार करते हुए कि भविष्य में अपनी प्यारी बेटियों को कीमिया सिखाने के लिए उन्हें वास्तव में कुछ अच्छी भट्टियों की आवश्यकता होगी। राज मेहरा ने औपचारिकता नहीं निभाई और थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने लापरवाही से दिव्य किसान कढ़ाई को अलग रख दिया और इसे सिस्टम की सूची में फेंक दिया। ये देखकर श्रद्धा और पाटिल परिवार ने बेहद खुश मुस्कान दिखाए। अध्याय 169। हालांकि दिव्य किसान कढ़ाई वेन परिवार का खजाना था, लेकिन इस समय सभी को लगा कि राज मेहरा ही इसका असली मालिक है। मेरी जान कॉन्सर्ट ने बचाए। अब से न केवल मेरी जान, बल्कि वेन परिवार भी तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताओ। वेन परिवार निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। तब वेन जुन्याओ ने कहा। वेन परिवार के प्रथम बुजुर्ग और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। कॉन्सर्ट द्वारा दिव्य किसान कढ़ाई स्वीकार करने के बाद ही वेन परिवार उसके साथ संबंध रखने के योग्य होगा। हालांकि कॉन्सर्ट उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से था, फिर भी कौन उसे अपमानित करने की हिम्मत कर सकता था? अब से कॉन्सर्ट के समर्थन के साथ अथाह स्वर्ग में वेन परिवार का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। ठीक है, राज मेहरा के थोड़ा सिर हिलाने के बाद वह अपनी बेटियों को वेन परिवार के दरवाजे से बाहर ले आया। अलविदा पत्नी। वेन जुन्याओ और अन्य लोग विस्मय से देख रहे थे, क्योंकि सफ़ेद आकृति दूर जा रही थी। उन्हें लगा कि हालांकि राज मेहरा की पिछली आकृति पीछे हट रही थी, फिर भी वह इतना लंबा और शक्तिशाली लग रहा था कि लोग उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वेन परिवार से बाहर निकलने के कुछ समय बाद ही राज मेहरा ने देखा कि शाही गार्ड ऑफ ऑनर तेजी से आ रहा है। पूरी टीम के सामने, आगे और पीछे 2 शाही गाड़ियां थीं। वे सभी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे हुए थे। टीम जल्दी से राज मेहरा के सामने पहुंची। ड्रैगन रोब में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सामने की गाड़ी से बाहर आया और दौड़ता हुआ आया। मिशाब ने राज मेहरा को प्रणाम किया। ब्लू विन नेशन के सम्राट मिशाब ने नॉर्थ मिस्टिक हेवन की पत्नी का अभिवादन किया। राज मेहरा को उम्मीद नहीं थी कि ब्लू विन नेशन के सम्राट विशेष रूप से उसे खोजने आएंगे। दूसरी बार सोचने पर वेन परिवार ब्लू विन नेशन की राजधानी में था, जो इंपीरियल सिटी से बहुत दूर नहीं था। पहले इतना बड़ा हंगामा करने के बाद इसने मिशाब का ध्यान आकर्षित किया होगा। उसने कहा, क्या है? मिशाब ने सम्मानपूर्वक कहा, पत्नी को रिपोर्ट करते हुए, मुझे पता था कि आप वेन परिवार के पास आ रहे हैं, इसलिए मैं विशेष रूप से मिलने आया हूँ। संयोग से आज महल में एक शाही सभा है, कृपया शामिल हों। भोज के बाद इंपीरियल सिटी में एक अतुलनीय भव्य मंदिर मेला होगा, इसलिए वे यहाँ अनुग्रह करने के लिए आए थे। राज मेहरा ने चुपके से अपना सिर हिलाया और मना करने के लिए तैयार हो गए। इस समय अनन्या और अन्य 2 लड़कियों ने दिलचस्पी के भाव प्रकट किए। वाह, यहाँ तो मंदिर मेला भी है। मुझे याद है कि माँ हमें पहले भी वहाँ ले जाती थी। ये बहुत मज़ेदार है। ये सही है, ये सही है। वहाँ बहुत चहल पहल होगी। मैं फिर से खेलने जाना चाहती हूँ। सभी छोटी लड़कियां बहुत मिलनसार थीं, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से ऐसे जीवंत अवसर पसंद थे। उन्हें लगा कि चूंकि उनके पिता उन्हें खेलने के लिए यहाँ लाए हैं, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से भाग लेना चाहिए। अपनी बेटियों की दिलचस्पी देखकर राज मेहरा केवल इतना ही कह पाए, तो डैडी तुम लोगों को वहाँ ले जाएंगे। वाह, छोटी लड़कियों ने तुरंत खुशी से ताली बजाई। मिशाब ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, पत्नी कृपया आगे बढ़ो। जब उसने राज मेहरा की पहले की हिचकिचाहट देखी, तो उसे पता था कि वह इस बड़े खिलाड़ी को सफलतापूर्वक आमंत्रित नहीं कर पाएगा। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि राज मेहरा ने अपनी बेटियों की वजह से अपना मन बदल लिया। इससे वह प्रशंसा में आहें भरने लगा।
उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का साथी वास्तव में एक पिता था जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। फिर राजमहरा आलीशान शाही गाड़ी में बैठा और ब्लू विंड नेशन के शाही महल की ओर चल पड़ा। 9 भट्टी स्वर्ग। आज उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों के बीच चर्चा का भव्य दिन था। सुबह की धूप अभी अभी जमीन पर चमकी थी। उत्तरी क्षेत्र के 2 लाख मार्शल आर्ट विशेषज्ञ पहाड़ की चोटी पर एकत्र हुए। इस समय सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली चीज थी, एक हरा वस्त्र पहने युवक भीड़ के बीच में खड़ा था। वह लगभग 17 से 18 साल का था। उसकी भौहें बोल्ड और आंखें चमकीली थीं। वह सुंदर था और उसकी आभा असाधारण थी। कुछ लोग जो उससे परिचित थे वे जानते थे कि उसका नाम कौशिक था और वह एक छोटे से संप्रदाय वनदाओ संप्रदाय का शिष्य था। वनदाओ संप्रदाय की बात करें तो यह संप्रदाय वास्तव में 10,000 साल पहले बहुत शक्तिशाली था। अपने चरम पर सम्राट दायरे से ऊपर एक अद्वितीय प्रतिभाशाली संप्रदाय गुरु प्रकट हुआ था। हालांकि संप्रदाय के बाद की पीढ़ियां अक्षम थीं, जिसके कारण संप्रदाय धीरे धीरे कमजोर होता गया। आज पूरे वनदाओ संप्रदाय में 30 से भी कम लोग थे। सैकड़ों हजारों लोगों वाले अन्य संप्रदायों की तुलना में यह महासागर में एक बूंद की तरह था। कौशिक मार्शल आर्ट के क्षेत्र में इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि वह उत्तरी क्षेत्र के 3 बेहद शक्तिशाली गुटों को चुनौती देना चाहता था। गोल्डन सन संप्रदाय, हाथी विला, रहस्यवादी तलवार संप्रदाय। गोल्डन सन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु मानस मध्यचरण के वर्चस्व क्षेत्र में थे और उनके 80,000 शिष्य थे। हाथी विला के विला मास्टर मिहिर भी मध्यचरण के वर्चस्व क्षेत्र में थे। उनके 110,000 शिष्य थे। रूढ़िवादी रहस्यवादी तलवार संप्रदाय के लिए उनके संप्रदाय गुरु फरीद के बारे में अफवाह थी कि वे अर्ध सम्राट क्षेत्र में थे और तलवार दाव के तीसरे स्तर पर पहुंच गए थे। उनकी तुलना में कौशिक, जो एक बहुत ही छोटे संप्रदाय से आए थे, बहुत कमजोर लग रहे थे। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि कौशिक का उन्हें चुनौती देना, चट्टान पर अंडा फेंकना और मौत को दावत देना है। केवल कौशिक ही जानता था कि ये 3 लोग उसकी नज़र में सिर्फ 3 कमजोर लोग थे, क्योंकि उसकी असली पहचान वास्तव में किंगवू पवित्र भूमि के कुलपति ज़ीशान की थी। कौशिक नाम का ये बच्चा 5 आध्यात्मिक जड़ों के साथ पैदा हुआ है और उसके पास दुर्लभ बैटल किंग पवित्र शरीर है। वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। मैं मूल रूप से उसके शरीर पर कब्जा करने के बाद चुपचाप अपनी ताकत को उसके चरम पर पहुंचाना चाहता था। दुर्भाग्य से न केवल आपके 3 संप्रदायों ने किंगवू पवित्र भूमि को विभाजित किया, बल्कि आपने वनदाओ संप्रदाय को भी धमकाया। मैं केवल एक चाल चल सकता हूं। मैं पहले आपको 3 कचरे के टुकड़ों को मार दूंगा और उत्तरी क्षेत्र के संप्रदायों को एक पायदान नीचे ले जाऊंगा। कुलपति ज़ीशान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। स्थानिक पिंजरे की बेड़ियों से बचने के लिए गोल्डन सिकाडा आर्ट का उपयोग करने के बाद उसका सामना कौशिक जैसे दुर्लभ विलक्षण व्यक्ति से हुआ। जब वह चौकन्ना नहीं था तो कुलपति ज़ीशान ने कौशिक के शरीर को जब्त कर लिया। इसके अलावा कौशिक की पहचान के साथ वह वनदाओ संप्रदाय में छिप गया और गुप्त रूप से अपनी ताकत वापस पा ली। अप्रत्याशित रूप से उसे गलती से पता चला कि गोल्डन सन संप्रदाय, हाथी विला और रहस्यवादी तलवार संप्रदाय लगातार किंगवू पवित्र भूमि की शेष सेनाओं पर कब्जा कर रहे थे। इसके अलावा क्योंकि ये 3 गुट वनदाओ संप्रदाय के करीब थे, वे वनदाओ संप्रदाय को धमका भी रहे थे। इस तरह कुलपति ज़ीशान शांत नहीं बैठ सका। उसने इन तीनों गुटों के नेताओं को मारने का अवसर लेने का फैसला किया और उसकी राय में कौशिक की पहचान एक आदर्श भेष थी। भले ही वह अब दुनिया में मशहूर हो चुका था, लेकिन उसे राजमहरा को डराने और बदला लेने में असमर्थ होने की चिंता नहीं थी। तुम तीनों एक साथ हमला कर सकते हो। कुलपति ज़ीशान ने मानस और अन्य लोगों की ओर देखा और तिरस्कार से कहा। उत्तरी क्षेत्र के 2 लाख मार्शल कलाकारों की नज़र में एक अनाम युवक वास्तव में एक ही समय में 3 संप्रदाय के नेताओं को चुनौती देने की हिम्मत करने के लिए पागल था। एक पल के लिए न केवल मानस और अन्य, बल्कि वहां मौजूद कई लोगों ने भी कुलपति ज़ीशान का मजाक उड़ाया। कुलपति ज़ीशान की अभिव्यक्ति तब तक नहीं बदली जब तक कि मानस और अन्य लोग उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सके और आखिरकार मार्शल आर्ट के मैदान में चले गए। तीनों कमीनों, मैं तुम्हें अभी परलोक भेज दूंगा। कुलपति ज़ीशान ने फिर क्यूई को एक तलवार में संघनित किया। उसने तीनों संप्रदाय के स्वामियों को सबके सामने मार डाला। ये दृश्य देखकर सभी योद्धा घबरा गए और कुलपति ज़ीशान की शक्ति से क्षण भर के लिए प्रभावित हुए। इस क्षण से 9 भट्टी स्वर्ग में एक किंवदंती तेजी से फैल गई। ये था एक पतित संप्रदाय के प्रतिभाशाली युवा कौशिक ने 18 वर्षों तक चुपचाप रहने के बाद एक ही तलवार के वार से 9 भट्टी स्वर्ग के उत्तरी क्षेत्र के 3000 संप्रदायों को चौंका दिया। जल्द ही ये किंवदंती 9 भट्टी स्वर्ग के उच्च अधिकारियों के कानों में पहुंच गई। मंत्री यादिश जल्दी से महल के मुख्य हॉल में गए और जल्दी से सम्राट सरद सरीन को खबर सुनाई। महाराज, पिछली बार 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में प्रकट हुए शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में खबर है। जब से किंगवू पवित्र भूमि नष्ट हो गई और स्वर्गीय गुरु माया आए, सरद सरीन ने यादिश से 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में अद्वितीय शक्तियों पर ध्यान देने के लिए कहा। पिछले कुछ दिनों से यादिश 9 भट्टी स्वर्ग से प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर रहा था। तुलना करने के बाद उसे लगा कि कौशिक का अचानक प्रकट होना विशेष था। सरद सरीन की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, वह कौन है? यादिश ने कहा, 9 भट्टी स्वर्ग के उत्तरी क्षेत्र में एक छोटे से संप्रदाय का एक युवक है। आज उसने एक ही तलवार के वार से 3 संप्रदाय के नेताओं का सिर काट दिया।
हमारी समझ के अनुसार उसने जिन लोगों को मारा वे सभी मध्य चरण के वर्चस्व क्षेत्र और उससे ऊपर के थे। इसके अलावा एक बहुत शक्तिशाली तलवार साधक था जिसकी समग्र शक्ति सम्राट क्षेत्र के करीब थी। उसकी बातें सुनकर शरद सरीन की आंखें चौंक उठीं। वह इतना शक्तिशाली है। शरद सरीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और खुद का विश्लेषण किया। उसे लगा कि चूंकि कौशिक एक ही वार से 3 शक्तिशाली विरोधियों को मार सकता था, इसका मतलब था कि कौशिक की साधना सम्राट दायरे से ऊपर थी। नौभट्टी स्वर्ग में ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रकट हुए कई साल हो चुके थे। कौशिक बहुत महत्वपूर्ण है। वह किंगवू पवित्र भूमि के विनाश के कुछ समय बाद ही प्रकट हुआ था। ये निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है। शरद सरीन ने तुरंत आदेश दिया, हाल ही में कौशिक की गतिविधियों पर ध्यान दें। अगर उसमें कोई असामान्यता है तो मुझे तुरंत इसकी सूचना दें। उसने फैसला किया कि अगर कौशिक वह हत्यारा है जिसने किंगवू पवित्र भूमि को नष्ट किया है तो वह उसे खुद मार देगा। अगर नहीं तो वह कौशिक को भर्ती करने के तरीकों के बारे में सोचेगा। आखिरकार ऐसे दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पक्ष में भर्ती करना उसके संभावित शत्रुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अध्याय 170। मिशाप के नेतृत्व में राजमहरा शाही गाड़ी में सवार होकर शाही शहर में शानदार तरीके से प्रवेश किया। रास्ते में अनगिनत लोग रुककर देखने लगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहचान लिया था कि आगे की गाड़ी सम्राट द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी थी, इसलिए वे सभी अनुमान लगा रहे थे दूसरी गाड़ी में कौन बड़ा शख्स था जो ब्लू विंड नेशन के राजा को उनका स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एक दल का नेतृत्व करने के लिए मजबूर कर सकता था। महल के बाहर से गुजरने वालों के विपरीत ब्लू विंड नेशन के रईसों को पता था कि राजमहरा बहुत पहले से आ रहे हैं, इसलिए महल के गेट के बाहर 1000 से अधिक लोग इंतजार कर रहे थे। वे खुद देखना चाहते थे कि महारानी मिस्टिक आइस का आदमी कितना सुंदर और बेजोड़ है। उन युवा उत्तराधिकारियों ने अनुमान लगाया कि राजमहरा निश्चित रूप से एक बेजोड़ सुंदर आदमी था। इस वजह से वे ये देखने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे कि राजमहरा कितना सुंदर है। जल्द ही जैसे ही शाही गार्ड ऑफ ऑनर धीरे धीरे आगे बढ़ा, सभी ने उत्साहित भाव प्रकट किए। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी आखिरकार प्रकट होने जा रही है। जब काफिला रुका तो मिशाप सबसे पहले कार से बाहर निकला और राजमहरा की कार की ओर दौड़ा और उसे बाहर आने के लिए कहा। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका गया। हालांकि दूसरे विचार से उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी बेहद महान थी। यह उचित था, भले ही राजा ने व्यक्तिगत रूप से उसकी सेवा की हो। जैसे ही राजमहरा अपनी बेटियों को कार से बाहर लाए, सभी लोग चौंककर चिल्ला उठे। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी वास्तव में बहुत सुंदर है। हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। मुझे महारानी रहस्यवादी बर्फ से बहुत ईर्ष्या हो रही है कि उनके पास ऐसा आदमी है। सभी लोग जल्दी से आगे बढ़े और राजमहरा को प्रणाम किया। नमस्कार पत्नी। राजमहरा ने भी सभी की ओर सिर हिलाया। उनके विनम्र लेकिन सुरुचिपूर्ण व्यवहार ने सभी को उनकी फिर से प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। फिर राजमहरा मिशाब और राजपरिवार के एक समूह के साथ हॉल में चले गए। वे इकट्ठे हुए और खुशी खुशी शराब पी। राजमहरा ने सभी के टोस्ट का सहजता से सामना किया और कुछ दौर के बाद भी उनके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। राजपरिवार के लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। महारानी के पति वाकई प्रभावशाली हैं। इतने सारे टोस्ट के बाद भी वे नशे में नहीं हैं। क्योंकि छोटी लड़कियां मंदिर के मेले में भाग लेने की जल्दी में थीं, इसलिए सभा जल्दी खत्म हो गई। मिशाब और 10 से अधिक मंत्रियों के साथ राजमहरा अपनी बेटियों को महल से बाहर लाए और मंदिर के मेले की ओर चल पड़े। महल के पश्चिम की ओर ड्रैगन किंग मंदिर में जहां तक नजर जाती, उनके सामने लोगों का समुद्र था। अगरबत्ती जल रही थी और रोशनी चकाचौंध कर रही थी। वहां हर तरह के स्ट्रीट फूड और राइड्स थे और यह बहुत ही जीवंत था। मिशाब ने कहा, हमारे देश का ड्रैगन किंग मंदिर उत्सव आसपास के 100 देशों में सबसे भव्य मंदिर उत्सव है। न केवल यहाँ दुनिया भर से व्यंजन और मनोरंजन एकत्र होते हैं, बल्कि सभी तरह के बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं। ये काफी दिलचस्प है। राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। ये वैसा ही लगता है जैसा तुमने कहा था। मिशाब तुरंत मुस्कुराया। कॉन्सर्ट स्पष्ट रूप से देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसकी प्रशंसा कर रही थी, जिससे देश शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। कॉन्सर्ट की पुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण उसे लगा कि वह राजा के रूप में वास्तव में बहुत सक्षम है। जब राजमहरा मंदिर के मेले में चले गए तो बगल से गुजरने वाले लोगों ने रास्ता बनाने की पहल की। हालांकि मिशाब और अन्य लोगों ने साधारण कपड़े पहन लिए थे, फिर भी वे अपनी कुलीनता को छिपा नहीं पाए। राजमहरा, जो उनके बीच में था, वह अमर था, जिसके पास जाकर उसे अपवित्र करने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। इस तरह, हालांकि मंदिर लोगों से भरा हुआ था, राजमहरा की यात्रा सहज थी। पिताजी, देखिए, एक बूढ़ा आदमी ऊंचे मंच पर बैठा है, जिसकी पीठ सबकी तरफ है। कितना दिलचस्प है। अनन्या ने अपने सामने एक ऊंचे मंच की ओर इशारा किया। फिर छोटी लड़कियों ने राजमहरा को जल्दी से खींच लिया ताकि देख सके कि क्या दिलचस्प बात हुई है। राजमहरा ने देखा कि ऊंचे मंच पर बूढ़ा आदमी अपनी पीठ सबकी तरफ करके बैठा था। उसके सामने एक खूबसूरत महिला की एक बड़ी पेंटिंग थी। ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर और जीवंत थी। पेंटिंग में महिला एक परी की तरह थी। वह सुंदर और आकर्षक थी। हारिस, जो मिशाब के बगल में था, ने कहा, पागल दिलशान वास्तव में जानता है कि मस्ती में कैसे शामिल होना है।
वह वास्तव में हर जगह है। अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, आप उस ऊंचे मंच पर बैठे बूढ़े आदमी को जानते हैं? हारिस ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बेशक, उसका नाम दिलशान है और वह कविता और पेंटिंग दोनों के मामले में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। और चूंकि वह जीवन भर पेंटिंग और कविता लिखने में डूबा रहा, इसलिए उसे पागल दिलशान कहा जाता था। तो फिर वह यहाँ सबके सामने पीट करके क्यों बैठा है? रिया ने पूछा। हारिस ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ऐसी खूबसूरती चित्रित की है जो दुनिया में बेमिसाल है, लेकिन उसे लगता है कि कोई भी खूबसूरत कविता उसकी पेंटिंग की खूबसूरती के बराबर नहीं है। इसलिए जब भी हमारे अथाह स्वर्ग में कोई बड़ा मंदिर मेला लगता है, तो वह इस पेंटिंग के साथ आता है और ऐसी कविता की प्रतीक्षा करता है जो उसकी पेंटिंग की खूबसूरती से मेल खा सके। अगर वह इसे नहीं लिख पाता तो वह देखता ही नहीं और उनका मजाक भी उड़ाता। इसलिए दुनिया के सभी विद्वान उसे पलटकर देखने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। ओह, तो दादा दिलशान वाकई दिलचस्प हैं। अनन्या और बाकी लोगों ने तुरंत दिलशान की पीठ की ओर देखा। इस समय एक सुसंस्कृत और सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ऊंचे मंच पर चढ़ा। जब उन्होंने उसे देखा तो भीड़ हैरानी से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। हिस, क्या ये हमारे अथाह स्वर्ग के कवि राजा भूषण नहीं हैं? हाँ, ये वास्तव में वही हैं। सबकी निगाहों के सामने कवि राजा भूषण ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने दिलशान के पीछे टेबल पर लिखा। 5 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने एक कविता की 2 पंक्तियां लिखीं। आपकी मोहक आंखें शर्मीली लग रही हैं और आपके लाल होठों पर मुस्कान फैल रही है। जब उन्होंने कविता की ये 2 पंक्तियां पढ़ीं तो भीड़ ने प्रशंसा में कहा, जैसा कि कवि राजा से उम्मीद थी। सिर्फ 2 वाक्यों के साथ एक अद्वितीय सुंदरता को कागज पर उतारना वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। प्रभावशाली। सबकी प्रशंसा सुनकर भूषण मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसे पूरा भरोसा था कि वह दिलशान जैसे पागल को प्रभावित कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से दिलशान ने व्यंग्य किया, इस पीढ़ी के कवि राजा कुछ खास प्रभावशाली नहीं हैं। भूषण ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, क्या मेरी 2 पंक्तियां आपके द्वारा चित्रित की गई सुंदरता के योग्य नहीं हैं? दिलशान ने बिना हिले डुले कहा, मोहक आंखें और लाल होंठ केवल एक सुंदरता की उपस्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन क्या आपने इस सुंदरता के स्वभाव और आकर्षण को लिखा है? आप कवि राजा होने का दावा करते हैं, लेकिन आप बहुत सती हैं। कितना निराशाजनक है। उसकी बातें सुनकर भूषण क्रोध और शर्म महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। भूषण ने अपने दांत पीस लिए और मंच से नीचे जाने से पहले आह भरी। वास्तव में दिलशान का मूल्यांकन बहुत ही वस्तुनिष्ठ था। उन्होंने पेंटिंग में सुंदरता की आभा के बारे में नहीं दिखाया। उसकी उपस्थिति का वर्णन करना आसान था, लेकिन उसकी सुंदरता का सार व्यक्त करना मुश्किल था। उन्होंने जीवन भर कविता का अध्ययन किया। अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए वे विशेष रूप से 1 वर्ष के लिए एकांतवास में चले गए और यहाँ आने से पहले 2 सुंदर कविताओं के बारे में गहन विचार किया। अप्रत्याशित रूप से उन्हें फिर भी दिलशान ने तिरस्कृत कर दिया। जब भूषण उदास होकर चले गए तो उपस्थित सभी लोगों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। जब से दिलशान ने ये पेंटिंग टांगी है, तब से अनगिनत विद्वान उनके सामने असफल हो चुके हैं। अब जबकि पीढ़ी के कवि राजा भी इतने उदास होकर चले गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया में किसी के लिए भी दिलशान की मान्यता प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। महान शिक्षक, आप साहित्य में प्रतिभाशाली हैं। आप ऊपर जाकर क्यों नहीं प्रयास करते? इस समय मिशाब ने कहा। हारिस ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। महारानी, मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा कोई वाक्य नहीं सोच पा रहा हूं जो दिलशान की पेंटिंग में मौजूद सुंदरता को व्यक्त कर सके। अनन्या और बाकी लोग चुपचाप सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये सही है, पेंटिंग में दिख रही महिला बहुत खूबसूरत है। राधिका खुद को रोक नहीं पाए और कहा, लेकिन फिर भी वह मेरी माँ से तुलना नहीं कर सकती। मिशाब, हारिस और बाकी लोग सहमत हुए बिना नहीं रह सके। महारानी मिस्टिक आइस 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में नंबर 1 सुंदरता हैं। पेंटिंग में दिख रही यह महिला उनकी तुलना कैसे कर सकती है? राजमहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। दीपिका की सुंदरता वाकई बेमिसाल थी। फिर वह अपनी बेटियों को खेलने के लिए कहीं और ले जाने की तैयारी करने लगा। इस समय एक सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आया और राजमहरा को प्रणाम किया। तो तुम भी यहाँ हो? हारिस ने चौंककर सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़े केशर को देखा। महान विद्वान केशर, आप कॉन्सर्ट को सर क्यों कहते हैं? केशर ब्लू विंड नेशन में ब्लू विंड अकादमी के चांसलर थे और 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध विद्वान थे। हालांकि हारिस एक महान शिक्षक थे, फिर भी उन्होंने साहित्यिक उपलब्धियों के मामले में केशर को अपना शिक्षक माना। केशर ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार साहित्यिक चर्चा के दौरान मैंने कॉन्सर्ट की व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की थी। कॉन्सर्ट हमारे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र द्वारा सम्मानित साहित्यिक संत हैं। वे अद्वितीय हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सर कहा जाना चाहिए। मैं समझ गया। हारिस प्रबुद्ध लग रहा था। मिशाब ने ये कहने का अवसर लिया, कॉन्सर्ट, चूंकि आप वर्तमान साहित्यिक संत हैं, इसलिए आपको दुनिया की प्रशंसा के लिए कुछ प्रतिभा दिखानी चाहिए। केशर ने सिर हिलाया। ये सही है। दिलशान की पेंटिंग को अब कई विद्वान देख रहे हैं। सर, आप इस अवसर का लाभ उठाकर दुनिया के विद्वानों के क्षितिज को व्यापक क्यों नहीं बनाते? हारिस और अन्य मंत्रियों ने भी राजमहरा को मंच पर आने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की।
ये देखकर अनन्या और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से अपने पिता के शानदार रूप को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राज मेहरा से जल्दी से मंच पर जाने का आग्रह किया। 4 छोटी लड़कियों द्वारा खींचे जाने पर राज मेहरा केवल एक अचंभित भाव के साथ मंच पर जा सके। उन्होंने सहजता से परम रहस्य सूत्र की खोज की और इसे पेंटिंग में सुंदरता के साथ जोड़ा, फिर कागज पर एक कविता की 2 पंक्तियां लिखीं।